नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का 18 आवर्स स्वदेश पर। खास प्रोग्रामिंग की हम बात कर रहे थे। दिवाली वीक है ये, हमारे सारे दर्शकों को फेस्टिविटीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत सारे बड़े चेहरे होंगे इस पूरे वीक में, इस पूरे हफ्ते के दौरान, तो बिल्कुल आप जुड़े रहें 18 आवर्स स्वदेश से। मेरे साथ इस वक्त दिल्ली से अभिषेक और डिम्पी भी बने हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन पहले क्विकली इस वक्त के 4 बड़े ट्रिगर्स समझ लेते हैं। तो 4 बड़े ट्रिगर्स में पहले तो ग्लोबल मार्केट से जो सिनेरियो निकल कर आ रहा है, आप 8वां दिन भी देखें तो वहां तेजी देखने को मिला। जितने भी इकोनॉमिक इंडिकेटर है, क्रूड $81 के पास अब करीब पहुंच गया है। ब्रेंट क्रूड की ये नरमी इमर्जिंग मार्केट्स के लिए अच्छी होती है और लगातार हम ये देख भी रहे हैं कि आप इंडियन मार्केट्स में तेजी का माहौल देख रहे हैं। बॉन्ड यील्ड 4.5 के पास आ गई, तो वहां से अच्छे संकेत दिख रहे हैं। 3 महीने के निचले स्तर पे क्रूड है। जितने भी क्रूड डेरिवेटिव ट्रेड्स हैं, वहां पर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज बनी हुई है, ऑलरेडी चल रहे हैं ट्रेड्स। साथ ही जहां नंबर स्ट्रॉन्ग आया है, टायर स्टॉक्स के नंबर्स आपको सीएट से याद होगा, अच्छे नंबर से अच्छा रब ऑफ पूरे स्पेस पे दिखा था। अब अपोलो टायर्स के भी नंबर आए, इस पर भी बात करेंगे। शुगर सेक्टर की बलरामपुर चीनी के नंबर्स आए, और जहां थोड़ी सी निराशा हाथ लगी है, तो क्या दबाव दिखेगा, तो क्या एक्यूमुलेशन का मौका होना चाहिए। जिस तरह से मूवमेंट दिखा रहे हैं पावर ग्रिड जैसे स्टॉक, जीएसएफसी जैसे स्टॉक्स, इन पर भी बात होगी। ये तो 4 बड़े ट्रिगर्स हुए। अब चलिए क्विकली एक एक कर थोड़े सा तफतीश से थोड़ी डिटेल्स में समझ लेते हैं कि कल ग्लोबल मार्केट से बड़े बड़े क्यूज निकल कर आए क्या, और एशियन मार्केट इस वक्त कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है। मॉर्निंग अभिषेक। जी प्रियंका, अगर हम ग्लोबल की बात करें तो आज जो क्यूज हैं वो कहीं न कहीं भारतीय बाजारों के लिए सपोर्टिव हैं। अमेरिकी बाजारों को आप देखिए, वहां पर नेस्डेक में लगातार हमने 8वें सत्र में तेजी देखी है। डाउ में और एसएनपी में लगातार 7वें सत्र में तेजी रही है, लेकिन थोड़ी थोड़ी क्या हो रहा है कि तेजी अब थोड़ी सी थिन हो रही है अगर आप पिछले 2 दिनों को देखेंगे, लेकिन ये कि मोमेंटम बरकरार है। तो यूएस मार्केट को लेकर कोई तनाव नहीं है। एशिया में थोड़े से मिक्स्ड शुरुआत हुई है, हालांकि गिफ्ट निफ्टी आपको हल्का सा ऊपर जरूर दिखेगा, तो वहां से भी चीजें ठीक ठाक हैं। मेजर जो पॉजिटिव वो है कच्चा तेल, जो कि आप जिक्र कर रही थी, और क्रूड पहुंच गया 3 महीने के निचले स्तर पर। $81-82 के आसपास का भाव हो गया है। तो हमने 97 देखा, और वहां से 10% से ज्यादा के करेक्शन के साथ अब हम 81 के भाव देख रहे हैं। ऑलमोस्ट 15% के आसपास का करेक्शन हम कह सकते हैं। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं हेविली डिपेंडेंट हैं क्रूड को लेकर। चीन से एक्सपोर्ट के जो आंकड़े आ रहे हैं थोड़े से कमजोर आ रहे हैं, लगातार 6ठे महीने उनका एक्सपोर्ट गिरा है। तो उससे हो क्या रहा है कि जो ग्लोबल डिमांड है वो थोड़ी सी सुस्त पड़ने की आशंका है। लेकिन निश्चित तौर पर भारत जो कि क्रूड का इंपोर्टर है, अपनी कुल जरूरतों का हम करीब करीब 85% हम क्रूड इंपोर्ट करते हैं, तो हमारे लिए एक बड़ा पॉजिटिव है। तो क्रूड आज निश्चित तौर पर ये फोकस में रहेगा, और कहीं ना कहीं ये आज बाजारों के लिए एक बड़ा रोल प्ले करता हुआ दिखाई देगा। अदरवाइज बाकी चीजें ठीक है। अगर आप यूएस के बॉन्ड यील्ड को देखेंगे 10 ईयर की, तो वो है 4.5 या फिर 4.6 की रेंज में है। वो डॉलर इंडेक्स 105 के आसपास से ज्यादा तनाव उसको लेकर नहीं है, क्योंकि वो स्टेबल ही है फिलहाल। तो बाकी क्यूज ठीक ठाक है। क्रूड बड़ा पॉजिटिव, एसएस निफ्टी आज हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव शुरुआत कर रहा है। तो ये तो बात हो गई ग्लोबल मार्केट्स की, जहां से सिनेरियो मिल रहा है अच्छा में मजबूती का। अब थोड़ा सा डोमेस्टिक मार्केट्स को भी समझ लेते हैं। कैश मार्केट में एफआईज की फिर से एक बिकवाली तो दिखी है डिम्पी, लेकिन आप देखें तो लगातार जो उनकी लॉन्ग शॉर्ट रेशो बढ़ी है, प्लस जो उनका इंडेक्स फ्यूचर्स में, स्टॉक फ्यूचर्स में जो खरीदारी है, क्या उससे थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम दिख रहा है एफआईज। डोमेस्टिक क्यूज को एक बार पूरा डिस्कस कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग प्रियंका। देखिए, बात बिल्कुल ठीक है कि एफआईज ने थोड़ा सुधार तो किया है। हमने जब ये 13% के आसपास पहुंचा था, तभी आपके सामने थोड़ा अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर ये बात थोड़ा ज़ोर से भी कही थी कि अब एफआईज माल नहीं बेचेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा ग्रोथ वाली कंट्रीज़ के अंदर वो शॉर्ट पोजीशंस नहीं रख सकते। तो इसलिए धीरे धीरे करके या तो कवर करेंगे, और मेरा ऐसा मानना है कि धीरे धीरे करके उनकी तरफ से कवरिंग हो रही है, और एक कवरिंग अब 19.5% तक तो आ चुकी है। 13 से 19.5 करीब करीब 5% बढ़े हैं। हालांकि मेरे हिसाब से थोड़ा कम है, अब तक 25 हो जाना चाहिए था। उम्मीद करते हैं कि 2-4 दिनों में 25% लॉन्ग पोजीशंस एफआईज आ जाएंगी। मैं एक एक करके सारे पॉइंट्स जो मैंने भेजे हैं आज ओपनिंग के अंदर, वो ज़रा चलाइएगा, बाद में एफ एंड ओ वाले डाटा लेके आइएगा। पहला पॉइंट ये है कि 5 दिनों में जो एफआईज की लॉन्ग पोजीशंस हैं, ये सेटिस्फाइंग है, बहुत एग्रेसिव नहीं है, ये सेटिस्फाइंग है। मैं अगर आप क्रेडिट का मेरे से रेशियो बंटवाएंगे तो मैं बोलूँगा 80% मैं क्रेडिट दूंगा ग्लोबल मार्केट्स को, 20% दूंगा एफआईज को, क्योंकि एफआईज का रोल मैं बहुत इंपॉर्टेंट समझता हूँ इस जंक्शन पे मार्केट के अंदर, लेकिन उतना तेज़ी से वो आए नहीं।
पहला पॉइंट, आ सकते हैं, रास्ता खुला हुआ है, मोस्ट वेलकम, आप आइए ज़रूर। और अगर आते हैं तो बाजार आप देखेंगे इसी सीरीज़ के अंदर ना केवल 20,000 लगाएगा बल्कि 20,000 के ऊपर जाने की भी कैपेसिटी रखता है। दूसरा पॉइंट है, निफ्टी और बैंक निफ्टी फिलहाल दायरे में कामकाज कर रहे हैं। आपने कल देखा होगा, हमने बात रखी भी थी कि आप थक जाएंगे इंडेक्स को देखते देखते, इंडेक्स हिलेगा नहीं, और कुछ कुछ कल वैसे ही होता हुआ दिखा। आज भी मार्केट कंसोलिडेशन में निकालेगा। कंसोलिडेशन किस चीज़ का है? ये कंसोलिडेशन 200 को पकाना, 300 को और ठीक करना और ऊपर जाके 450 और 500 को दिखाना। अभी आप गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से 500 को देख पा रहे हैं, हमने कल क्लोजिंग 400 पे की हुई है। क्या 100 पॉइंट का फर्क है? अगर आप तेजी भी जोड़ेंगे तो 100 पॉइंट आपको गैप के साथ नहीं मिलेंगे, लेकिन आज एक अच्छा चीज गैप के साथ जो होगा वो 450 400 वाला एरिया है, जहां पर आके शॉर्ट्स वालों को फिर से डर लगेगा कि अब हमको सौदों को कवर कर लेना चाहिए। इसलिए आज मार्केट कंसोलिडेशन टू पॉजिटिव टिल्टेड है टुवार्ड्स थोड़ा 450 और 500 की तरफ। आज शॉर्ट करने का फिर से दिन नहीं है। 3 दिन में लगातार गैप के बाद ये दायरे में कारोबार। निफ्टी कि अगर रिकवरी देखें तो कल काफ़ी बेहतर थी। कल फर्स्ट डे था ऐसा 4 दिनों के बाद जब निफ्टी के पास कोई गैप नहीं था, उसके बावजूद उसने बाकायदा अपने ओपनिंग के लेवल के आसपास जाके बंद किया, उसने शानदार रिकवरी दिखाई। बैंक निफ्टी ने 118 पॉइंट ऊपर जाके बंद किया, जबकि गैप नहीं था बैंक निफ्टी के पास। इसलिए बैंकिंग काउंटर्स पे ध्यान रखें। थोड़ी देर पहले आप और अभिषेक बता रहे थे कि क्रूड के अंदर जो गिरावट आई, इसका कई सेक्टर्स को बेनिफिट होता है। वो डायरेक्ट सेक्टर्स हैं, मैं इनडायरेक्ट सेक्टर बैंकिंग को मानता हूं, और बैंकिंग में बड़े शेयर जैसे इंडसन जैसे शेयर्स हैं, इनको अच्छा बेनिफिट होगा। दूसरा पॉइंट है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर 1 के ऊपर है। कोई आदमी इसको हल्का और बाजार को सस्ता वस्ता ना समझे, ये बात मैंने कल भी आपके सामने रखी थी। एक और चीज, 43,800 और 19,200 ये दो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हैं। ये 43,800 क्या है बैंक निफ्टी का, मैं बताता हूँ। ये रेजिस्टेंस एरिया है, ये पार होने पर एक राउंड की शॉर्ट कवरिंग और कराएगा। 19,200 तक बाइंग ऑन डिप्स आप करते रहें, ये बात हमने कल भी आपके सामने जोर शोर से रखी थी, और कल किसी ने भी बाइंग ऑन डिप्स किया है तो गेन ही लेके बैठा होगा। दूसरी बात, अभी बाजार में नतीजों से कोई निराशा नहीं है, कोई एक्साइटमेंट नहीं। नतीजे इस बार बिल्कुल शांत स्वभाव से होकर हम सामने से निकल गया, आपको पता भी नहीं चला। एक और चीज, चुनाव और त्योहार दोनों कंजम्पशन को लेड करेंगे, ये नोटिसेबल पॉइंट है। कंजम्पशन वाले शेयर कल भी आप देख रहे होंगे हल्के हल्के चल रहे थे, आज भी शायद आपको चलते हुए दिखेंगे। दिवाली के कारण वॉल्यूम थोड़ा कम है, इसलिए आप भी अपने वॉल्यूम्स को कम रखना। ये शेडो वॉल्यूम्स के साथ, हॉलो वॉल्यूम्स के साथ, कम वॉल्यूम्स के साथ जो भी होगा बाजार के अंदर होगा, चाहे वो तेजी या फिर मंदी, वड़ेवर जो भी आप इसको कहना चाहें। दूसरा, छोटा मुनाफा और स्टॉप लॉसेस, खासकर ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस का दमदार तरीके से इस्तेमाल करें। ग्लोबल मार्केट्स का अभी भी असर ज़्यादा होगा बजाय नतीजों के। और एक और चीज़, 4 दिनों में जो F&O बैन में ना इकलौता एक ही शेयर चल रहा है जिसका नाम है GNFC। एक भी शेयर F&O बैन में नहीं आ रहा। ऐसा क्यों हो रहा है? इससे पहले तक तो कई एक्सपायरीज में बैन में आया था। वो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मार्केट के अंदर एग्रेशन ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से बहुत ज़्यादा नहीं, जिसमें मैंने कहा ना कि हल्के हाथ से वॉल्यूम हो रहा है, इसलिए बैन में इकलौता शेयर है। तो ये कुछ मार्केट का डोमेस्टिक सेटअप है जो हमने आपके सामने रखा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा सेटअप आज के बाजार के लिए। डिब्बी, तो वायदा बाजार से क्या संकेत मिल रहे हैं? क्योंकि कल देखिए रिकवरी बहुत शानदार रही है, मतलब 3 दिनों की तेजी, कल ऐसा लग रहा था कि शायद उस पर ब्रेक लगेगी, लेकिन कमाल की रिकवरी और ऑलमोस्ट 80 अंक रिकवर करके हमने 19,400 की क्लोजिंग देखी है। तो क्या डेटा कुछ और अब सपोर्ट लेवल्स को ऊपर लेके जा रहे हैं? हाँ, ये बात सही है कि सपोर्ट्स को ऊपर लेके जा रहे हैं, और आपको रेजिस्टेंस अभी भी बरकरार है 450 का। आज गैप के साथ पार होने के चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन मैंने फिर से आपको जैसे स्टार्टिंग में बात की कि वॉल्यूम कम है बाजार के पास। वॉल्यूम अगर आप देखेंगे तो कल 0.5% भी नहीं था निफ्टी के पास। निफ्टी का एक बार जरा फ्यूचर्स वाली प्लेट लेके आइए, वहाँ पर आपको हमने ट्रेंड बाकायदा फ्लैट रखा है, कुछ भी नहीं हो रहा, फ्लैट ट्रेंड है, सपाट ट्रेंड है, कल कुछ भी नहीं हुआ एक्चुअली में देखा जाए तो। दूसरा पॉइंट ये है कि कल मार्केट ने सेकंड डे था जब 19,400 के ऊपर आके क्लोजिंग दी है, रेजिस्टेंस के बेहद करीब, आप उस बॉर्डर लाइन के बेहद करीब हैं। आज गैप के साथ पार करेंगे, अच्छी बात है। दूसरा पॉइंट है बैंक निफ्टी। अच्छा, इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस भी दिखा दीजिए निफ्टी का। अब आप 19,200 तक अपना पक्का सपोर्ट मान लीजिए। किसी को और एग्रेशन करना है, मैंने लिखा नहीं है, लेकिन आप मानना चाहें तो 19,300 भी मान सकते हैं। मैंने 19,200 तक ही सिर्फ सपोर्ट लिखा है, आप चाहे तो 19,300 भी इसको कर सकते हैं। 500 550 अब नया एरिया होगा जहाँ पे पार करने की हिम्मत आपको दिखानी होगी। बैंक निफ्टी में प्रीमियम ठीक है,
और यहाँ पे बिल्डअप करीब करीब 1 से 1.5% का कम हुआ है। डेट मीन शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे हुई है, अच्छा साइन है। 43,800 में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, पार होने पर ही अच्छे से चलेगा। रही बात एफआईज के कामकाज की, तो कल एक इकलौता कई दिनों के बाद ऐसा दिन दिखा जब कैश को छोड़ के अक्रॉस द सेगमेंट इंडेक्स ऑप्शन, स्टॉक्स फ्यूचर्स, स्टॉक्स ऑप्शंस, सब में कहीं ना कहीं बाइंग ही हमको वापस लौटते दिखी और 19.5% का इस समय लॉन्ग पोजीशंस बन चुकी है। आप शेयर पूछे उससे पहले मैं ही एक शेयर बता देता हूं, क्योंकि आज हमने इसे कह सकते हैं कि थोड़ा मेहनत भी कम की और बाजार के अंदर उतना एग्रेशन भी नहीं रखना चाहते, अपनी पुरानी पोजीशंस को ही संभाल के रखें। वॉल्यूम थोड़ा कम है, फेस्टिवल सीजन अप्रोच कर रहा है बिल्कुल सामने। आप ब्रिटानिया को ध्यान रखिएगा, आज का शेयर ब्रिटानिया है। हमने कंजम्पशन वाले शेयर्स के बारे में थोड़ी देर पहले आपको जिक्र भी किया था और बताया भी था कि सेक्टोरल चर्निंग का बेनिफिट मिलेगा। ये ब्रिटानिया का शेयर है। आप देख रहे हैं कि लंबा कंसोलिडेशन हुआ और कल बैक टू बैक 2 अच्छी कैंडल्स बनी, वॉल्यूम के साथ हो रहा है। ये ब्रेकआउट भी है रेंज का और 200 डेमा के ऊपर भी है, तो दोनों का बेनिफिट है। कंजम्पशन की चर्निंग का बेनिफिट, रिस्क रिवॉर्ड ठीक सामने, इंप्रूवमेंट है, इन्फ्लेशन थोड़ा डाउन है, तो ब्रिटानिया एक वन ऑफ द बेस्ट शेयर हो सकता है। थोड़ा प्लेस करके रखें आप इसको, एक दिन में प्रॉफिट नहीं आएगा बट आ जाएगा प्रॉफिट। और कल फ्यूचर्स के अंदर भी अच्छी खरीदारी हुई है, तो ये आज की तरफ से हमारा शेयर है, इकलौता शेयर है। आज हमने 2 की जगह 1 ही शेयर रखा आपके सामने। ठीक है, तो ये 2 शेयर डिम्पी की तरफ से ब्रिटानिया में खरीदारी की सलाह है और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के लिहाज से भी ये शेयर ठीक लग रहा है। लेकिन अपने मेहमानों को जोड़ लेते हैं और उनसे समझते हैं कि आज बाजार में वो क्या चाल देख रहे हैं और आपके लिए शेयरों में कमाई के मौके कहां पर बनेंगे। हमारे साथ हैं संतोष मीणा हैं स्वास्तिका इन्वेस्टमार्ट से, और साथ ही अक्षय भागवत हमारे साथ जुड़ गए हैं जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज से। संतोष और अक्षय, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टी9 स्वदेश पर। शुरुआत आपसे करना चाहेंगे संतोष, किस तरह की चाल आप आज देख रहे हैं? क्योंकि देखिए एक बड़ा पॉजिटिव है, क्रूड $82 के भी नीचे 81 के आसपास ट्रेड कर रहा है और ग्लोबल अगर हम बाकी संकेतों की बात करें तो उसमें बहुत परिवर्तन नहीं है, बट वो फिर भी हमारे लिए फेवर में है। तो आप इंडेक्स की चाल किस तरह से देख रहे हैं आज? एवरीवन, सो ग्लोबल क्यूज भी थोड़े से साइडवेज है और हमारा मार्केट भी पिछले 2-3 दिन से थोड़ा सा साइडवेज हो रहा है, लेकिन ओवरऑल बायस पॉजिटिव साइड ही है। टेक्निकली थोड़ा सा रेजिस्टेंस के पास है, ये 19,440, 19,330, 19,440, 19,550 मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन से, तो वहाँ पे कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। लेकिन इंट्राडे में आपने कल भी देखा लोअर लेवल से एक शानदार रिकवरी आई, तो मेरा व्यू बाइंग साइड ही रहेगा। आप करंट लेवल पर भी खरीदारी करिए, जैसे 19,440 के ऊपर निकलता है मुझे लगता है 19,550 के टारगेट देखने को मिलेंगे, तो 19,325 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और टारगेट रहेगा 19,550 का। मुझे लगता है एफआईएस भी बहुत ही जल्दी खरीदारी की ओर लौटते दिखेंगे। नॉर्मली देखा गया है पहले एफ एंड में अपनी पोजीशन रिवर्स करते, फिर कैश मार्केट में धीरे धीरे सेलिंग कम होती है, देन फिर बाइंग देखने को मिलती है। और अभी जिस हिसाब से क्रूड ऑयल में फॉल आया वो एक मार्केट के लिए टेलविंड का काम करेगा। मुझे लगता है बैंक निफ्टी यहाँ से आउट परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी में काफी ज्यादा शॉर्ट्स बिल्डअप है। अभी भी हम एफआईएस की जो ओवरऑल शॉर्ट पोजीशंस देखे थे 80% है, और मेजरली वो बैंक निफ्टी में है। और यहाँ से बैंक निफ्टी में कल की जो क्लोजिंग आई है काफी अच्छी आई है, 43,600 के ऊपर रेजिस्टेंस के ऊपर आई है, तो यहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। ऊपर में 44,300 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। आप 43,500 के स्टॉप लॉस से इसमें भी खरीदारी कर सकते हैं। बिल्कुल, तो बैंक निफ्टी पर ध्यान रखें। और वैसे भी बॉन्ड यील्ड सॉफ्ट हो रही हैं, तो बॉन्ड यील्ड सॉफ्ट होती है तो बैंक को फायदा भी होता है, और काफ़ी सारे शॉर्ट्स इन सिस्टम है जो संतोष में बता रहे हैं, तो इस स्टॉक पर तो ध्यान रखेंगे ही। हमारे साथ अक्षय भागवत भी है, उनसे भी बात करते हैं। अक्षय, मॉर्निंग, आपके ट्रेड्स क्या होंगे आज के? गुड मॉर्निंग प्रियंका जी और ईटीना स्वदेश के टीम को नमस्कार। मेरे जो 2 ट्रेड्स है वो बाय की तरफ है। मेरा मानना है कि निफ्टी जो है एक पॉजिटिव रुझान से ट्रेड करेगा। तो जो 2 स्टॉक्स मैंने चुने हैं, पहला है एनटीपीसी, पावर क्षेत्र से है। पावर क्षेत्र में एक जबरदस्त मोमेंटम पकड़ा है, रिसेंट ट्रेडिंग सेशन में लॉन्ग एक्टिविटी देखने को मिली है, तो यहाँ पे मैं एनटीपीसी बाय करने की रिकमेंड करूंगा। करंट रेट पे बाय करके चलिए विद टारगेट ऑफ 252, एक्सटेंडेड टारगेट 257, और ये ट्रेड में आप स्टॉप लॉस बनाइए 231 का। जो दूसरा ट्रेड है वो आईटी क्षेत्र से परसिस्टेंट सिस्टम है। तो आप अगर परसिस्टेंट सिस्टम का चार्ट पैटर्न देखें तो बहुत ही एक पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग अपमूव कर रहा था। गए 2-3 ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन का सेशन देखने को मिला है, पर अभी भी ब्रॉडर पैटर्न स्ट्रॉन्ग है। उम्मीद है कि वापस जोर से चलना चालू होगा, तो इसके चलते आपको परसिस्टेंट सिस्टम बाय करना है फॉर अ टारगेट ऑफ 6550, सेकेंड टारगेट 6590। ट्रेड में आप 6110 का स्टॉप लॉस बना के चले। आपका काफ़ी इंटरेस्टिंग शेयर है, कल इसको मैं भी चेक कर रहा था और मेरे को भी ऐसा लगा
कि एनटीपीसी के अंदर कुछ ना कुछ पोजीशंस बनानी चाहिए। आज मैं अगर सेकंड शेयर देता अपना तो मैं एनटीपीसी ही देता, बट मैं किसी वजह से रुक गया। आपने ठीक है, आपने अच्छे से नोटिस करवाया सर। 252 257 एक दिन में आएगा नहीं, 3-4 दिन रखना ज़रूर आ जाएगा। 231 का एक स्टॉप लॉस लगाइए। परसिस्टेंट आपका दूसरा शेयर है। संतोष सर, आपके शेयर्स कौन से हैं? मेरे भी दो शेयर है, दोनों ही बाइंग साइड है। एक तो शेयर इजी है, बीपीसीएल क्रूड ऑयल का प्ले है, और फंडामेंटली भी इस ओएमसीज में एक टर्न अराउंड देखने को मिल रहा है, एक री रेटिंग देखने को मिल रही है, वैल्यूएशन भी काफी अट्रैक्टिव है। एक पीएसयू बास्केट में यही एक स्पेस थी जो परफॉर्म नहीं की थी। अब क्रूड ऑयल गिर रहा है और इलेक्शन आने वाला, अब लग नहीं रहा कि कुछ और गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव आएंगे, तो एक लगता है कि और रैली देखने को मिलेगी। पीपीसीएल मुझे लगता है कि पोजिशनल भी कोई खरीदता है तो ऊपर में 400 प्लस के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ऑन इमीडिएट बेसिस 385 के टारगेट नजर आते हैं। स्टॉप लॉस रखेगा 369। इसके अलावा एक मोमेंटम ट्रेड है कल्याण ज्वेलर्स। इस स्टॉक में काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना हुआ, वैसे भी फेस्टिव सीजन है, धनतेरस आ रही है, तो एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट भी देखने को मिलता है। और टेक्निकली तो इस स्टॉक में लगातार तेजी देखने को मिली है। जब मार्केट में करेक्शन भी हुआ था तो इसमें बिल्कुल भी कमजोरी नहीं आई थी, और कल इसमें एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट आया फिर से। तो यहाँ पे 360 का टारगेट रहेगा, 328 का स्टॉप लॉस रहेगा। बीपीसीएल में आज भी संतोष तेजी देख रहे हैं, और कल हमने देखा था कि ओएमसीज में एक धुआंधार हमने रैली देखी। एचपीसीएल, आईओसी वायदा के टॉप गेनर्स थे। बीपीसीएल भी चला था, लेकिन बीपीसीएल आज भी चलेगा क्योंकि जो ट्रिगर इसके लिए होते हैं ना, वो और पुख्ता हो गए हैं। क्रूड आज उस दम पर ये और चलेगा। हालांकि थोड़ी से इन्वेंट्री लॉसेस होते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर ये पॉजिटिव ज़्यादा है ओएमसीज के लिए। तो ये बीपीसीएल संतोष की तरफ से। तो सारे के सारे ट्रेडिंग कॉल आपके लिए हो गए। कुछ और मेहमान को आगे जोड़ेंगे तो उनसे भी समझेंगे कि आपके लिए मौके आज कहाँ पर बन रहे हैं। लेकिन अब ये जान लेते हैं कि कल बाजार बंद होने के बाद जो नतीजे आए वो कौन से प्रमुख रहे, खबरों वाले शेयर कौन से हैं। शरद दुबे हमारे साथ जुड़ गए और शुरुआत करेंगे अर्निंग्स के साथ। शरद, बताइए कहाँ पर फोकस रहा और नतीजे कैसे आए हैं? जी बिल्कुल, सबसे पहले अगर अर्निंग्स की बात करें तो हिंडाल्को फोकस में रहेगा, और यहाँ पे उनकी जो आर्म है नोवेलिस, यूएस की आर्म है, यहाँ के जो नतीजे आए हैं इसमें बहुत एक अच्छा स्ट्रेंथ दिखने मिला है। Q2 नंबर्स में बहुत एक अच्छा मोमेंटम आया। और याद रखिए जो उनकी जो गाइडेंस थी, जो लगभग आप कह सकते हैं $500 प्रति टन का एबिडा गाइडेंस था, उसका गाइडेंस एक क्वार्टर पहले ही कंपनी अचीव कर ली है। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि जो थर्ड क्वार्टर की जो एक्सपेक्टेशंस है एबिडा व गाइडेंस के, उसको जो है लगभग रेंज में रहेगा $450 से $500 प्रति टन। और ये इसीलिए है क्योंकि एक सीजनैलिटी इम्पैक्ट और मेंटेनेंस शटडाउन भी देखने मिल रहा है। हालांकि चौथे तिमाही में जो है ये वापस $500 के ऊपर का आंकड़ा देखने मिलेगा। बलरामपुर चीनी मिल्स के बहुत शानदार नतीजे देखने मिले हैं, और याद रखिए इनकी जो रियलाइजेशंस हैं उसमें भी बहुत एक अच्छी जो है ग्रोथ आई है। तीसरा स्टॉक रहेगा अपोलो टायर्स। शानदार नतीजे देखने मिले हैं, और यहाँ पे जब मार्जिन एक्सपेंशन हुई है 600 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा मार्जिन एक्सपेंशन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और सीक्वेंशली भी 150 बेसिस पॉइंट्स का एक्सपेंशन आया है। और इस तिमाही में जो है आप कह सकते हैं टायर स्टॉक्स में जो है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी देखने मिला था। और ऑफकोर्स अब ब्रेंट क्रूड भी गिर गया है, तो जो क्रूड डेरिवेटिव्स होती है उससे टायर्स की जो रॉ मटेरियल कॉस्ट होती है 30 से लेकर 40% तक का, तो उसका भी बेनिफिट्स देखने मिल सकता है। चौथा स्टॉक रहेगा दीपक नाइट्राइट। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं ओवरऑल, और मार्जिन्स की बात करें तो यहाँ पे 319 बेसिस पॉइंट्स का जंप मार्जिन्स में भी आया है। श्री सीमेंट दिग्गज कंपनी है, स्पेशली ईस्टर्न इंडिया में यहाँ पे इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स लार्जली देखने मिले हैं, लेकिन पैट में जो है उछाल जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं 2 गुना से ज़्यादा का हुआ है। क्रिसिल की बात करें तो देर रात ये नंबर्स आए थे, तो यहाँ पे लार्जली स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स देखने मिल रहे हैं। हालांकि नेट प्रॉफिट लगभग 3% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ा है। पावर ग्रिड निफ्टी की कंपनी है, लार्जली रेगुलेटेड बिजनेस होती है पावर सेक्टर की, तो थोड़ी सी वीक सेट ऑफ नंबर्स आए, लेकिन आप जो है इनलाइन टू वीक के जो सेगमेंट है उसके नंबर्स देखने मिल सकते हैं। दिलीप बिल्डकॉन के नतीजे में स्ट्रेंथ आया है। रोड इंफ्रा कंपनीज़ में जो है ऑफकोर्स जो मोमेंटम पिकअप हुई थी और ऑर्डर्स भी बहुत मिले थे, तो यहाँ पे भी वो तब्दील करने मिल रहे। पैट लगभग 6 गुना बढ़ गया है। और वही अगर बात करें मार्जिन्स की तो यहाँ पे थोड़ी सी गिरावट ज़रूर आई है। अब बात करेंगे प्रेस्टीज एस्टेट प्रोजेक्ट्स की। यहाँ पे नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग देखने मिले हैं। प्री कलेक्शंस और H1 नंबर्स सब रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे आए हैं ऑपरेशनली। और इम्पॉर्टेंट बात ये भी बता दूं कि जो वित्त साल 2024 के लिए जो है गाइडेंस आया है वो 20,000 करोड़ का जो है टोटल प्री कलेक्शन रेवेन्यू का जो है कंपनी ने दिया है। आखिरी स्टॉक रहेगा रिसेंटली लिस्टेड आइडिया फोर्ज टेक। यहाँ पे जो है थोड़े से वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं, और यहाँ पे हालांकि मार्जिन्स में थोड़ी इंप्रूवमेंट ज़रूर आई है, लेकिन ओवरऑल जो है वीक सेट ऑफ नंबर्स आपको देखने मिले हैं।
ठीक है, तो ये तमाम नतीजे जिसमें कि निफ्टी का एक और एफएनओ के अनेक, इन पर हम फोकस करेंगे और अपने एक्सपर्ट से समझेंगे कि आज शेयरों की चाल कैसी रहेगी और क्या आपके लिए ट्रेड के मौके बनते हैं या नहीं बनते हैं। लेकिन शरद, ये बताइए कि खबरों के दम पर कहां पर एक्शन होगा आज? जी बिल्कुल, खबरों के दम पे जो एक्शन ऑफ कोर्स कहेंगे, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा न्यूज़ स्पेसिफिक ज़्यादा है। सब इंपॉर्टेंट बात बता दो, हीरो मोटोकॉर्प यहाँ पे अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो है कंपनी फोरे करेगी यूरोपियन मार्केट में, फिर बाद में धीरे धीरे करके जो अलग डेवलप्ड मार्केट्स हैं जैसे कि यूरोप हुआ, यूके हुआ और इत्यादि कंट्रीज़, उनमें भी एक्सपेंशन देखने मिलेगा। एक एडवर्स इम्पैक्ट इंटरग्लोब एविएशन में देखने मिल सकता है। अब यहाँ पे जो है याद रखिए, कंपनी ने कंफर्म किया है कि 30 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट जो है ग्राउंडेड रहने वाले हैं और ऑफकोर्स याद रखिए जो चौथे तिमाही है उस सेगमेंट पे जो है ज़्यादा प्रेशर पड़ने वाला है और ये अगले साल जनवरी टू मार्च में एप्लीकेबल रहेगा। अब ये इसका जो इश्यूज़ क्यों हुआ है, ये इंजन्स के जो इश्यूज़ हुए प्रैट एंड विटनी की, उसके कारण जो है इन सारे फ्लाइट्स को जो है ग्राउंड कर दिया जाएगा। ग्राउंड यानी कि या तो एयरपोर्ट या हैंगर में ये जो है आपके फ़्लाइट्स रहने वाले हैं। श्रीराम फाइनेंस, यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट आया है कि जो एसेट की जो रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है वो एक नई खोलने वाले हैं और आगे जाते हुए फोकस जो है म्यूचुअल फंड और वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस में भी रहने वाला है। चौथा स्टॉक रहेगा फोकस में लुपिन का। यहाँ पे एक टेंटेटिव अप्रूवल यूएसएफडीए द्वारा आ गया है और ये एक डायबिटीज़ ड्रग के लिए है। पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने मिल सकता है। आइनॉक्स विंड यहाँ पे 500 करोड़ जो है इशू करने वाले हैं एक टाइप से प्रेफरेंशियल शेयर्स के कारण उनके पेरेंट कंपनी को जो आइनॉक्स विंड एनर्जी है। इसके अलावा ट्राइडेंट की बात करें तो एक इम्पॉर्टेंट पैटेंट भी इनको आ गया है टेरी फैब्रिक्स को लेके। यूएस की जो ऑफिस से पैटेंट की है उन्होंने अप्रूव किया है। नवीन फ्लोराइन, यहाँ पे भी मिड कैप स्पेस में इंपॉर्टेंट एक्शन आया है कि जो गुजरात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उन्होंने पहले ऑर्डर दिया था कि जो क्लोजर देखने मिल सकती है इंडस्ट्रियल प्लांट्स की गुजरात में उनकी आम की, अब उस ऑर्डर को जो है रिवोक कर दिया गया है, रिवर्स कर दिया गया है, यानी कि एक पॉजिटिव रिएक्शन स्टॉक में देखने मिल सकता है। और आखिरी स्टॉक फोकस में रहेगा वो है बीएल कश्यप। इसका मार्केट कैप तो लगभग सिर्फ 1500 करोड़ का है, लेकिन इनको जो है दो इम्पॉर्टेंट जो है ऑर्डर्स आए हैं लगभग 271 करोड़ रुपीज़ का और ये थीम हमने ईटी नाउ स्वदेश में पकड़ा था, इंफ्रा रिलेटेड यानी कि ठेकेदारी वाले स्टॉक्स, तो इसलिए हमने इस स्टॉक को लिया इस लिस्ट में। ठीक है शरद, लंबी चौड़ी लिस्ट थी आपके पास जहाँ अच्छे सेट ऑफ नंबर्स आए, कई सारी न्यूज़ आपने बताई, बहुत बहुत शुक्रिया। इनमें से पॉसिबल ट्रेड्स हम डिस्कस करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ें और अपने एक्सपर्ट से आज के ट्रेड्स, इन्हीं न्यूज़ में से, इन्हीं स्टॉक्स में से ट्रेड समझे। उससे पहले वमाक्षी से बात कर लेते हैं आज की ब्रोकिंग हाउस की रिपोर्ट्स बताने के लिए। वमाक्षी, कई सारी बड़ी फर्म्स ने एल्कम को तो डाउनग्रेड करा है, क्या क्या रीजन साइड किया और दूसरी कौन सी रिपोर्ट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, उसी नोट पे एल्कम लैब्स से शुरुआत करते हैं। हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे ब्रोकरेजेस की तरफ से रिपोर्ट आई है उनके क्वार्टर टू नंबर्स पर और लार्जली हाईलाइट कर रहे हैं कि सेल्स मिस एक्चुअली कंपनी ने रिपोर्ट किया है उनके भारतीय कारोबार में। मगर एक्सपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक काफ़ी मजबूत बीट कंपनी ने रिपोर्ट किया है। उन्होंने अपनी FY24 की EBITDA मार्जिन गाइडेंस को सिर्फ स्लाइटली बढ़ाया है, 16% से बढ़ाकर 16.5% पर किया है और ओवरऑल ब्रोकरेजेस गाइडेंस जो FY24 के लिए आई है उससे ज़्यादा इम्प्रेस नहीं नज़र आ रहे हैं। इनफैक्ट कंपनी को जो फ़ायदा मिला है यूएस मार्केट्स में वो जनरली एक सीजनली हायर सेल्स की वजह से आया है, मगर उनका जो डोमेस्टिक बिजनेस रेवेन्यू ग्रोथ जहाँ पर उन्होंने मिस रिपोर्ट किया था, ब्रोकरेजेस के एक्सपेक्टेशंस है कि यहाँ पर वो अच्छी रिकवरी दिखा पाएंगे। तो ऑल इन ऑल इसी के चलते जेफरीज ने एल्कम लैब्स पर अपनी अंडर परफॉर्म की राय को बरकरार रखा और मैक्वारी की तरफ से भी अंडर परफॉर्म की राय आ रही है एल्कम लैब्स पर। इसके अलावा अनुपम रसायन पर भी फोकस करेंगे। जेफरीज का कहना है कि क्वार्टर 2 के नंबर्स अनुमान के मुताबिक आए हैं। कंपनी के मैनेजमेंट काफ़ी मजबूत रिकवरी एक्सपेक्ट कर रही है सेकेंड हाफ में और ओवरऑल वर्किंग कैपिटल में हालांकि एक शार्प जंप अप नजर आया था और ये आगे चलते हुए नॉर्मलाइज हो सकता है। इनफैक्ट वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्रमोटर पार्टिसिपेशन जो फंड रेज में हो रहा है ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर है। मगर ओवरऑल इन लाइन नंबर्स आए हैं और जेफरीज ने अपनी अंडर परफॉर्म की राय को बरकरार रखा है और इनफैक्ट अपना टारगेट प्राइस भी उन्होंने घटाकर 825 रुपीज़ प्रति शेयर पर कर दिया है। इसके अलावा हिंडाल्को पर भी हम फोकस करेंगे। उनकी जो सब्सिडरी है नोवेलिस, इसके नंबर्स आए थे और उसी पर ब्रोकरेज आ रही है मैक्वारी की तरफ से। उनका कहना है कि नोवेलिस के नंबर
नंबर्स काफ़ी अच्छे आए हैं, मार्जिन्स फ्रंट पर काफ़ी मजबूत बीट कंपनी ने रिपोर्ट की है और उन्होंने जो एक्सपेंशन प्लान्स अनाउंस किए थे वो ट्रैक पर है। हिंडाल्को उनकी प्रेफर्ड प्ले है नॉन फेरस प्लेस पर और इसी के चलते मैक्वायरी ने हिंडाल्को पर ओवरऑल अपनी आउट परफॉर्म की राय को बरकरार रखा है। टारगेट प्राइस दिया है 562 रुपीज़ प्रति शेयर का। और इसके अलावा हम जाइडस लाइफ साइंसेज पर भी फोकस करेंगे। मैक्वायरी का कहना है कि मिक्स सेट ऑफ नंबर्स कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं। रेवेन्यू और ईबिटा अनुमान से कमज़ोर मगर अदर इनकम के बढ़ने के चलते जो मुनाफा कंपनी ने रिपोर्ट किया है ये अनुमान से काफ़ी मजबूत रिपोर्ट किया है। मैनेजमेंट का कहना है कि करीब 30 से 40 प्रोडक्ट्स लॉन्च करना चाह रहे हो वो यूएस जेनरिक स्पेस में, मगर उन्होंने क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्लाइन रिपोर्ट किया है यूएस के जेनरिक सेल्स कम होने के चलते और इसी के चलते मैक्वायरी ने जाइडस लाइफ साइंसेज पर एक मिक्स्ड बैग के चलते उन्होंने अपनी अंडर परफॉर्म की राय को बरकरार रखा है। और आखिर में हम फोकस करेंगे ट्रेंड पर। कल हमने देखा था कंपनी की तरफ से काफ़ी शानदार नतीजे आए थे और स्टॉक में भी काफ़ी अच्छा जंप अप नजर आया था। इनफैक्ट स्टॉक करीब 10% की उछाल पर बंद हुआ था। और इनफैक्ट जेफरीज का कहना है कि जूडियो के रेवेन्यूज़ मोर दैन डबल होते हुए नज़र आ रहे हैं और इनफैक्ट उनकी तरफ से होल्ड की राय ज़रूर है मगर उन्होंने अपना टारगेट प्राइस बढ़ाया है। उनका कहना है कि उन्होंने ट्रेंड के अर्निंग्स पोटेंशियल को अंडर एस्टिमेट किया था। इसके अलावा नुवामा का भी कहना है कि काफ़ी मजबूत ग्रोथ ट्रेंड ने पोस्ट की है और आउट परफॉर्मेंस काफ़ी सारे फैक्टर्स की कॉम्बिनेशन की वजह से कंपनी ने पोस्ट की है और इसी के चलते नुवामा की तरफ से खरीदारी की राय आ रही है और नुवामा ने भी अपना टारगेट प्राइस बढ़ाकर 2855 रुपीज़ प्रति शेयर पर कर दिया है। ऑलराइट, ठीक है वमाक्षी, बहुत बहुत शुक्रिया ये सारी लिस्ट ऑफ रिपोर्ट्स हमें बताने के लिए। इनमें से पॉसिबल ट्रेड्स भी डिस्कस करते हैं और ज़रा समझने की कोशिश करते हैं जो नंबर्स के लिहाज से भी थोड़े इम्पोर्टेंट हो और अलग अलग स्टॉक्स में उसमें दम रखते हों। एक बार ज़रा हिंडाल्को पे आते हैं क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स थोड़ा ठीक हुए हैं। कल से मेटल्स ने थोड़ा इम्प्रूवमेंट दिखाना शुरू भी किया था। संतोष जी, हिंडाल्को या फिर इसके अलावा कोई भी मेटल स्टॉक्स आप बता सकते हैं अगर आपको हिंडाल्को नहीं बताना तो? हिंडाल्को ही रहेगा। टेक्निकल स्ट्रक्चर तो अच्छा है ही। जो सजग ने एक अपडेट दी थी कि जो इसके नोवेलिस के नंबर आए वो एक्सपेक्टेशन से बेटर आए और इन्होंने जो गाइडेंस दिया था उसको मीट किया, तो मुझे लगता है इस स्टॉक में आज एक तेजी बन सकती है। स्टॉक शायद आज आपको 505 से 510 तक के लेवल दिखा सकता है, तो यहाँ पे खरीदारी कीजिए। नीचे आप स्टॉप लॉस रख सकते हो 480 रुपये का। संतोष जी, एक शेयर और आपसे मैं पता करता हूँ। एक्चुअली उन्हें डिवीज़ को कल डाउनग्रेड किया गया था ब्रोकिंग हाउसेस की जेफरीज की तरफ से। आज वही जेफरीज और कई अलग अलग रिपोर्ट्स एल्केम को अपग्रेड कर रही हैं, उनके लेवल से भी अपग्रेड कर रही हैं। मेरे को एक काम करना है, मैं डिवीज़ को शॉर्ट और एल्केम को लॉन्ग करूं, ये पेयर ट्रेड कर सकता हूं क्या? अगर ये पेयर ट्रेड नहीं करना है तो मैं सीधा एल्केम को भी बाय कर सकता हूं अगर आप अलाउ करेंगे तो। जीडीपी मैं डेविस को तो शॉर्ट नहीं करूंगा क्योंकि वो जिस जगह बैठा हुआ है 200 दिन के मूविंग एवरेज पे, अब यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है बिल्कुल भी शॉर्ट के लिए। और डिस्पाइट डाउनग्रेड स्टॉक में कोई वीकनेस नजर नहीं आई थी मेजरली, तो मुझे लगता है वो भी बॉटम बना चुका है। एल्केम की बात करें तो यस, मोमेंटम अच्छा है। स्टॉक हालांकि चल चुका है पिछले 2-3 दिनों में, लेकिन स्टिल स्कोप है तेजी का। हो सकता है हमको 4220 तक की रैली दिखा दे, मतलब करीब अभी यहाँ से 200 रुपये और अपसाइड नजर आती है। तो करंट लेवल पे खरीदारी करते हो तो आप 4000 का स्टॉप लॉस लगाइए। अगर गैप अप बहुत ज्यादा नहीं होता है तो आप 4000 का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी कर सकते हैं। अल्केम लैब के लिए 4000 रुपए के स्टॉप लॉसेस अच्छी तेजी हमने देखी है और लगातार ईटीनॉ स्वदेश पर तमाम एक्सपर्ट्स ने इसको रेकमेंड भी किया है। लेकिन कुछ और बड़े नतीजों पर फोकस करेंगे। पावर ग्रिड के नतीजे आए थे कल और नतीजे रहे थोड़े से कमज़ोर। ख़ास तौर से अगर आप रेवेन्यू देखेंगे तो वहाँ पर सिर्फ 1% की ग्रोथ है सालाना आधार पर। मुनाफे में और एबिडा यानी कि कामकाजी मुनाफे में 3.5 से 5% की ग्रोथ है। मार्जिन भी कंपनी ने इंप्रूव की है, लेकिन आय जो कि सबसे क्रूशियल फैक्टर होता है इसके नतीजों में, वहाँ पर हमने कमजोरी देखी है। 205 रुपये के आसपास के भाव हैं पावर ग्रिड के और हमने स्ट्रेंथ देखी है, धीरे धीरे करके इसमें तेजी देखी है। अक्षय, क्या करना चाहिए पावर ग्रिड में अगर आज थोड़ा सा नरम होता है तो? हालांकि एक स्टेबल काउंटर है, फिर भी क्या रणनीति होगी आपकी तरफ से?
जी बिल्कुल, एक स्टेबल काउंटर है पावर ग्रिड। शायद नतीजों के चलते थोड़ा सा डिप मिल सकता है आज। तो 200 का सपोर्ट बेस है, 210 का रेजिस्टेंस है, क्योंकि ऑप्शन के काफी कॉल राइटिंग के बेट्स 210 के स्ट्राइक में है। तो अगर आपको 203 202 के आसपास अगर आज या कल ये डिप मिल जाए, तभी आपको इसमें बाय की तरफ पोजीशंस बनानी है। तो आज मैं इसे वेट एंड वॉच पे रखूंगा, क्योंकि थोड़ा सा आज कंसोलिडेशन हो, थोड़ा सा मुनाफा वसूली दिखे। डिप में बाय कीजिए पावर ग्रिड। 203 आपका एंट्री पॉइंट रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा 198 का, और टारगेट 210 का। ठीक है, पावर ग्रिड को लेकर ये व्यू। लेकिन क्रिसिल के नतीजे आए थे दमदार और रेवेन्यू में करीब करीब 8% का हमने जंप देखा है और मार्जिन बहुत अच्छे से इंप्रूव किया है। 22% से बढ़कर 26% के आसपास के मार्जिन उन्होंने क्लॉक किए हैं। क्रिसिल के शेयर को हमने चलते हुए देखा है, पिछले महीने भर में 10-12% के आसपास की तेजी इसमें आ भी गई है। संतोष, ये तेजी आपको कहां तक जाते हुए दिख रही है और आज इसमें क्या सलाह होगी आपकी ओर से? इस क्रिसिल का चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। स्टॉक में हमने जून से लेके नवंबर तक लॉन्ग कंसोलिडेशन देखा और अब एक क्लासिकल इसमें ब्रॉडनिंग वेज फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आया है। तो ये तेजी बढ़ी रहेगी। अभी 4350 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव की बजाय थोड़ा सा एक महीने के व्यू के हिसाब से आप खरीदते हो तो स्टॉक 5000 रुपए तक भी जा सकता है। आप करंट लेवल पर खरीदारी कीजिए। पोजिशनल बेसिस पे स्टॉप लॉस रहेगा आपका 4100 का फॉर द टारगेट ऑफ 4600, 4800 एंड देन 5000। चलिए, ये तो कुछ और स्टॉक्स की बात हुई। दो तीन स्पेसेस हैं जिन पर नज़र ज़रूर रखनी चाहिए। एक तो शुगर, क्योंकि वहाँ पर शुगर प्राइसेस का एक रीज़न है। नंबर्स अच्छे आ रहे हैं तो क्या एक रब ऑफ हो सकता है। केमिकल स्पेस जो ऑलरेडी चल रहा है, दीपक नाइट्राइट के नंबर्स आए, अच्छे नंबर्स आए। इससे पहले आरती के नंबर्स आए थे तो हमने एक रब ऑफ पूरे स्पेस पे देखा था। और टायर स्टॉक्स, क्योंकि अपोलो टायर के भी नंबर्स आए। एक एक करके इन स्पेस में से बेट्स ले लेते हैं। पहले दीपक नाइट्राइट पे बात कर लेते हैं, क्योंकि अक्षय पूरे केमिकल स्पेस में कल जिस तरह का एक बाउंस दिखा हमें, इनफैक्ट 2 दिन से ही आप देखें तो वहाँ एक तेजी सी दिख रही है। क्या ये एक डेड कैट बाउंस है क्योंकि वैल्यू बाइंग में आ गया, वैल्यू जोन में आ गया? क्योंकि फंडामेंटली तो दिक्कतें अभी खत्म नहीं हुई हैं, लेकिन अगर ट्रेडिंग का मौका बनता है तो इस स्पेस में क्या फिर से आज नजर बनानी चाहिए? प्रियंका जी, अगर आप देखें तो जो पूरा ये केमिकल का क्षेत्र है, लास्ट मंथ भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रैली करा था। उसके बाद काफी मुनाफा वसूली देखने को मिला। मार्केट के वीकनेस के साथ वापस ये पूरा क्षेत्र दब गया, वापस एक उछाल करने की कोशिश है। तो यहाँ पे आप ट्रेडिंग के बेट के हिसाब से आप सोच सकते हैं। हालांकि लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म नजरिया फिलहाल नहीं बन रहा है। तो ट्रेडिंग के लिए जो 2 स्टॉक मेरे नजर में है, एक है दीपक नाइट्राइट, जहाँ पे पॉजिटिव सेटअप बनते हुए दिख रहा है। यहाँ पे आप 2132 के आसपास कल का क्लोजिंग हाई बनाया, 2100 के आसपास इसका क्लोजिंग रहा। तो यहाँ पे आप बाइंग के लिए आप ढूंढ सकते हैं, मौके मिलेंगे। 2060 2090 के आसपास आपकी एंट्री रहेगी। 2200 के आसपास आपको जल्दी ही ये दिख सकता है ऊपर में। और एसआरएफ ये दूसरा स्टॉक है जो मेरे ध्यान में है। एक रिसेंट स्विंग हाई का जो ब्रेकआउट देखने को मिला था 2 ट्रेडिंग सेशन पहले, इसका टारगेट 2450 तक बनते हुए दिख रहा है। फ्रेश लॉन्ग एडिशंस बने नवंबर सीरीज में। तो दीपक नाइट्राइट और एसआरएफ ये 2 मेरे नजर में है, बाय वॉच लिस्ट में है। ट्रेडिंग के नजरिए से बाय करें केमिकल क्षेत्र में। केमिकल क्षेत्र में आपने एसआरएफ और दीपक नाइट्रेट, ये 2 टॉपिक्स कई सारे एक्सपर्ट्स भी हमें बता के गए हैं। लेकिन एक और स्पेस की बात करते हैं और वो है क्रूड डेरिवेटिव्स, क्योंकि क्रूड 3 महीने के निचले स्तर पर $81 के पास आ चुका है। और सारा ही क्रूड डेरिवेटिव स्पेस हो, चाहे वो टायर स्टॉक्स हो, पेंट स्टॉक्स हो, लुब्रिकेंट्स हो, इन पर आज किस तरह का ट्रेड अपॉर्चुनिटीज बनती है? और कॉम्बिनेशन तो टायर स्टॉक्स के लिए और ज्यादा दिखता है क्या, क्योंकि अपोलो टायर के नंबर्स भी आए। सीएट के जब नंबर्स आए थे पूरे स्पेस पर रब ऑफ दिखा था। अब क्या ये फर्दर हेल्प करेगा? अपोलो टायर्स के नंबर से भी इस पूरे स्पेस पर पॉजिटिव नजरिया रखना चाहिए। कोई भी क्रूड डेरिवेटिव ट्रेड आप कौन सा लेना चाहेंगे संतोष आज? यस प्रियंका, पहले एक तो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ बीपीसीएल मॉर्निंग में, लेकिन उसके अलावा मुझे लगता है अपोलो टायर स्टॉक ऑफ द डे हो सकता है, बिकॉज नतीजे बहुत अच्छे आए हैं और क्रूड का सपोर्ट भी है। और सबसे अच्छी बात, स्टॉक चला नहीं था, अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर इसने एक क्लासिकल डबल बॉटम फॉर्मेशन का बेस बना लिया है। अब बस ब्रेकआउट की तैयारी में। तो आज लगता है 400 के लेवल को क्रॉस करेगा और 400 जैसे ही क्रॉस करता है, इसका जो टारगेट आ रहा है 425 से 430 रुपए तक का आ रहा है। तो इस स्टॉक पे गैप अप ओपनिंग के बाद भी मेरे हिसाब से बेट किया जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 385 रुपीज। जैसे बीएल कश्यप की आज सुबह शरद बता भी रहे थे कि उनको एक नया ऑर्डर मिला है। मेरे पास जो जानकारी है वो 2 ऑर्डर्स हैं, करीब 271 करोड़ रुपए के हैं। एक बार ज़रा चेक करना, संतोष सर आप ही चेक करना ज़रा, बीएल कश्यप
ठीक लग रहा है कि आपको ये शेयर? BL कश्यप 66 रुपये का चला हुआ शेयर है एक्चुअली ये। रैली आ चुकी है, स्टॉक अपने एक पुराने हाई 70 रुपीज के आसपास अटक रहा है। हमने एक वहां से एक पुल बैक भी देखा, हालांकि आप कंसोलिडेट करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, बट मेरा कन्विक्शन थोड़ा सा कम है। अगर किसी के पास है और या कोई लेना चाहता है तो 60 रुपीज का पोजिशनल बेसिस पे स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर में इसको ये 70 का जो क्लस्टर है वो क्रॉस करना पड़ेगा, तभी वापस कन्विक्शन लौटेगा, अदरवाइज इसको अवॉइड किया जा सकता है। अक्षय, एक बार जरा आप नवीन फ्लोरिन चेक करना, क्योंकि गुजरात के पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने इनके ऊपर एक क्लोजर का एक पहले नोटिस दिया था, उसको रिवोक कर दिया, वो वापस ले लिया। टिपिकली जब भी इस तरह से पॉलिसी बेस्ड कुछ खबर आती है ना, तो शेयर काफ़ी ज़ोर से चलता है। नवीन फ्लोरिन एक बार ज़रा चेक कर लेना, पिटा हुआ शेयर है, पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, चलेगा क्या आज? अक्षय, नवीन फ्लोरिन। जी डिम्पी जी, माफ कीजिए। नवीन फ्लोरिन, ये अगर मैं इसका चार्ट पैटर्न देखूं तो एक रिवर्सल अटेम्प्ट करते हुए दिख रहा है मुझे ये शेयर। काफी स्ट्रॉन्ग टेक्निकल सपोर्ट बेस है, जहां से इसने पिछले हफ्ते एक रिकवरी अटेम्प्ट किया था, वो लेवल है 3400 का। ओवरऑल डेरिवेटिव्स में शॉर्ट की पोजीशनिंग है, और जिस तरह से सपोर्ट से एक रिकवरी अटेम्प्ट कर रहा है स्टॉक, मेरा मानना है कि जल्दी आपको काफी अनवाइंडिंग ऑफ शॉर्ट बेट्स देखने को मिल सकता है। तो थोड़ी तेजी की संकेत दिख रहे हैं शॉर्ट टर्म में, जहां पे आपको 3850 तक अपसाइड देखने को मिले नवंबर सीरीज में। तो बाय करके चले नवीन फ्लोरिन। 3400 का सपोर्ट बेस है, 3800 से 3850 का आपका टारगेट प्राइस रहेगा। फ्लोरिन को लेकर ये व्यू, लेकिन सीमेंट कंपनियों में श्री सीमेंट के नतीजे कल आए थे और वो इन लाइन आए थे, यानी कि अनुमान के मुताबिक आए थे। आय में 19% का उछाल है, मुनाफा हालांकि बढ़ के 2.5 गुना हुआ है, थोड़ा सा बेस कम था लास्ट ईयर का इसके चलते। और अच्छी चीज़ ये रही कि मार्जिन इंप्रूव किया है। सीमेंट कंपनीज के लिए ये थोड़ा सा एक चुनौतीपूर्ण काम था, क्योंकि इस सेक्टर में कंसोलिडेशन भी हो रहा था, कंपनीज के पास मार्केट कैप्चर करने पर फोकस था, और उसमें मार्जिन बढ़ना एक निश्चित तौर पर एक बढ़िया चीज़ में है। एक और पॉजिटिव ट्रिगर ये है कि चूंकि क्रूड से डायरेक्टली लिंक तो नहीं है, लेकिन चूंकि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट के लिहाज से काफ़ी अहम हो जाता है, इसके चलते भी आपको इस पर फोकस बना के रखना चाहिए। विनोद मोदी हमारे साथ हैं आज, एक और खास मेहमान, फंडामेंटल एक्सपर्ट। विनोद, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है 18 स्वदेश पर। विनोद जी, किस तरह से आप देख रहे हैं श्री सीमेंट के नतीजों को और क्रूड के मूवमेंट को, कितना पुश करेगा? और आज इसमें अगर मान लीजिए तेजी आती है, क्या थोड़ी सी लंबी अवधि का सोचना चाहिए? जी डेफिनेटली, वेरी गुड मॉर्निंग। सीमेंट स्पेस आई मीन काफी मैं बोलूँ तो रहा है, लाइमलाइट में रहा है, खासकर जो 3-4 महीनों से, बिकॉज ऑफ डिमांड थिंग एंड ऑल। यहाँ से जो मुझे अगर आपको जो ये जो क्रूड में जो हम लोग रिडक्शन देखे हैं लगभग 10% का टॉप लेवल से, ये डेफिनेटली पॉजिटिव डेवलपमेंट फॉर ओवरऑल सीमेंट इंडस्ट्री, क्योंकि इसके वजह से सीमेंट कॉस्ट का, सीमेंट कंपनीज का ओवरऑल अगर ऑपेक्स देखे तो 30-35% जो उसका ऑपेक्स आता है वो पावर एंड फ्यूल से आता है। और ये पेटको के से जो जो अभी भी बहुत सारी कंपनी लगभग 40 से 50% पेटको की यूज करती है, मुझे लगता है उस पर डायरेक्ट उसको बेनिफिट्स आना चाहिए, क्योंकि पेटको प्राइसेस है वो डायरेक्टली लिंक्ड क्रूड से होता है, राइट। तो उसका वजह से उसका पॉजिटिव इंपैक्ट दिखना चाहिए, सीमेंट में उसका दिखना चाहिए। और मोर इम्पोर्टेंटली रियलाइजेशन में इंप्रूवमेंट जैसे आपने 2 मंथ में देखे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि रियलाइजेशन जो इंप्रूव हुआ है वो अभी भी इंटैक्ट है। इसके बावजूद भी कंपनी फिर से रियलाइजेशन हाइक लेने का बात कर रहे हैं कमिंग मंथ्स में, क्योंकि बिजी सीजन में यूजुअली दे टेक प्राइस हाइक। तो अगर वैसा होता तो दूसरी पॉजिटिव डेवलपमेंट होगी। कुल मिलाकर के अगर मैं समझूं तो नियर टर्म के हिसाब से डेफिनेटली सीमेंट के यहाँ से मतलब 4-5 महीनों के हिसाब से सीमेंट में अच्छी खासी व्यू बनाया जा सकता है। विद इन सीमेंट हमारा व्यू अभी भी अल्ट्राटेक में लगता है कि ज्यादा बेहतर है कंपेयर टू सीरी सीमेंट, क्योंकि अल्ट्राटेक का केस में देखे तो अल्ट्राटेक एक ऐसी कंपनी है जो कैपेसिटी एडिशन के साथ साथ मार्केट शेयर गेन करने के साथ साथ इनका जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है वो बेहतर से बेहतर हो रहा है। जहां पे श्री सीमेंट का आप देखे थे एक टाइम में जो श्री सीमेंट 1400-1500 रुपया के EBITDA पर टन बनाता था, वो जैसे जैसे पैन इंडिया प्लेयर बनता जा रहा है, उनकी वो जो नॉर्थ वेस्ट जो उनकी नॉर्थ सेंट्रिक जो थी उनकी एबिलिटी वो थोड़ी सी कम हो रही है, जिसकी वजह से उसका EBITDA पर टन में इम्पैक्ट दिख रहा है। तो कुल मिलाकर के मुझे लगता है श्री सीमेंट अभी भी अल्ट्राटेक सीमेंट से प्रीमियम में ट्रेड करता है, वो और भी चांसेस है कि ब्रीच होंगे आने वाले समय में। तो हमारा व्यू विदिन सीमेंट अल्ट्राटेक पे ज्यादा पॉजिटिव है।
ठीक है, श्री सीमेंट के मुकाबले अल्ट्राटेक पसंद है विनोद को, लेकिन 18 और स्वदेश पर हम मना रहे हैं ये दिवाली मुस्कान वाली, और मुस्कान वाली दिवाली को और बेहतर बनाने के लिए दिवाली के शानदार पिक्स लेकर हमारे साथ जुड़ गए हैं बाजार के दिग्गज संजीव भसीन। भसीन साहब नमस्कार, उम्मीद करेंगे आपके लिए ये दिवाली बहुत शुभ हो, बहुत प्रॉस्परस हो, और आपके जो भी चाहने वाले हैं उनके पोर्टफोलियो में भी चौके छक्के पटाखे फुलझड़ियां फूटें। सर बताइए आज कहां पर फोकस करें हम? गुड मॉर्निंग अभिषेक, आपको, डिम्पी को और प्रियंका को, और बहुत बहुत शुभ दिवाली। और आपने दिवाली का पहले ही ट्रेलर देख लिया, स्मॉल कैप इंडेक्स ऑल टाइम हाई, आरईसी पीएफसी न्यू हाई, एक हफ्ते में आईओसी 88 वाला 104, और क्रूड का भाव 15% नीचे, तो क्यों मायूसी? 19,700 पे ये दिवाली बनेगी, शायद उससे ऊपर। और आपको बता दूं, सब यही कहेंगे कि पीएसयू और रेलवे और डिफेंस ओवर प्राइस्ड है, लेकिन उनके कमबैक्स तो देखिए। कल आपने हैल देखा, कल आपने बीएल देखा, तो मुझे लगता है लेफ्ट आउट फीलिंग बहुत लार्ज है। इंडिया में ईटीएफ सेलिंग जो एफआईएस की थी वो नियर टर्म एग्जॉशन पे आ गई है, और अब मुझे लगता है कि मार्केट में चाल और पकड़ेगी विद द ब्रॉडर मार्केट कंटिन्यू टू आउट परफॉर्म। तो सबको बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं, और ईटी स्वदेश देखते जाइए और हमसे रोज अच्छे अच्छे कॉल्स लीजिए जो आपका पोर्टफोलियो सजाएंगे, थोड़े नियर टर्म में, थोड़े लॉन्गर टर्म में। दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं संजीव जी। तो आज पहले दिवाली पिक से ही शुरुआत कीजिए। हमारे व्यूअर्स को आप कौन सी खास 2 स्टॉक्स रिकमेंडेशन बता रहे हैं जो इस दिवाली से अगले दिवाली तक रखें? तो प्रियंका, पहला पिक है आरबीएल बैंक। देखिए, आरबीएल बैंक हैज नाउ टर्न अराउंड वेरी वेरी स्ट्रांगली। इनफैक्ट लास्ट वीक मैं मुंबई में उनके मैनेजमेंट के साथ था प्रेजेंटेशन पे, और उन्होंने बताया कि शायद आपको पता नहीं, असाइड फ्रॉम आवर बैंक ब्रांचेस आर इन हाउस एनबीएफसी हैज गॉट 8,800 ब्रांचेस हैं, और वो जो आपका एमएसएमई 2 टियर पे जो लोन डिस्बर्सल्स है इज द स्ट्रॉन्गेस्ट दे हैव एवर सीन इन द लास्ट 3 इयर्स। मुझे आरबीएल एज ए डिस्क्लोजर, ये मेरे पोर्टफोलियो में भी है कहीं नीचे भाव से, लेकिन मुझे लगता है आरबीएल इज वन मिड कैप बैंक जो री रेट होएगा ऑन द बैक ऑफ अर्निंग्स, ऑन द बैक के इसमें कोई ओनरशिप नहीं है। आपने पढ़ा ही है, एमएनएम हैज पिक्ड अप अ 4% स्टेक, इट विल बिकम द लार्जेस्ट शेयर होल्डर, और सम ऑफ पार्ट्स में इस जैसा मिड कैप बैंक मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगता है। 350 का भाव अगली दिवाली तक इसमें आया ही आया। बैंक पे तो आप बहुत समय से इनफैक्ट बुलिश हैं, और इस स्टॉक ने एज कंपेयर टू अदर स्टॉक्स, अदर बैंक्स आउट परफॉर्मेंस दिखाई भी है संजीव जी। दूसरी एक रिकमेंडेशन कौन सी होगी? प्रियंका जी, दूसरा है अशोक लीलैंड। अशोक लीलैंड हैज अ 53% मार्केट शेयर इन द बस मार्केट। इट्स द थर्ड लार्जेस्ट बस मेकर इन द वर्ल्ड, और आप देख ही सकते हैं जब आप इंडिगो ट्रैवल करते हो सारी नीली बसेस अशोक लीलैंड की हैं। उनका पैसेंजर कमर्शियल व्हीकल में दे आर गेनिंग मोर मार्केट शेयर फ्रॉम टाटा मोटर, और जो उनका इंटरमीडिएट कॉम्पोजिट कमर्शियल व्हीकल है दोस्त, वो और मार्केट शेयर गेन कर रहा है। सम ऑफ पार्ट्स अशोक लीलैंड इज अ मस्ट हैव इन योर पोर्टफोलियो। मुझे कोई दो राय नहीं कि इसका भाव 225 जाएगा, और ये एक पेडिग्री स्टॉक है जो ब्लू स्टॉक ब्लू चिप है, और जिस तरह से हिंदुजाज अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं इन द बैंक, एंड अशोक लीलैंड इज देयर फ्रंट रनिंग कंपनी, उनका जो टाई अप है और साथ में जो कमर्शियल व्हीकल की डिमांड आप देख रहे हो and the new models which they have, ये एक परफेक्ट ऑटो स्टॉक है टू हैव इन योर पोर्टफोलियो। 225 का भाव कम से कम आपको दिखना चाहिए अगली दिवाली तक। ठीक है बसीन साहब, आपने 2 शेयर दे दिए, एक तो आरबीएल बैंक और अशोक लीलैंड। मेरे को अच्छे से याद है आपने देवयानी फूड्स भी बोला था, वो भी अच्छा चला, और आपके काफ़ी बेहतरीन शेयर है। आपने रिलायंस, आईसीआईसी भी नोटिस उस समय करवाया था जिस समय उनका बेस बना था। सर, ये टिपिकली सारे के सारे शेयर अमूमन एफ&ओ के शेयर्स हैं। कई बार क्या होता है, ट्रेडर्स का, इन्वेस्टर्स का थोड़ा मन होता है कुछ कैश के स्टॉक्स को होल्ड करके रखने का, तो आप मेरे को 1-2 शेयर कैश के बता सकते हैं? आज मैं आपको याद कर रहा था जब बीएल कश्यप पे खबर आई थी 270 करोड़ रुपए का उसको ऑर्डर मिला है, मैं आपको याद ही कर रहा था उस समय कि आपने हमको टाइमली बताया था वो शेयर। सर, ऐसा कोई 1-2 कैश के शेयर और बता दीजिए। डिम्पी जी, आपको याद है 3 सितंबर को मैं आपके स्टूडियो आया था, आप शायद नहीं थे, और मैंने प्रियंका को एक थोड़ा सा पेनी स्टॉक कहा था, जेपी पावर 8 रुपए 50 पैसे पे। मैंने कहा था ये लेके होल्ड करिए, क्योंकि पावर की जिस तरह मोमेंटम है
जेपी पावर और एबिटा पॉजिटिव। आपको पता है कल वो 14.5 रुपए बिका, 70%, 2% दो महीने में बढ़ा है जेपी पावर और जेपी एसोसिएट। आपने सही फरमाया, 30-32 रुपए पे मैं बहुत बुलिश था बीएल कश्यप, और मैंने कहा क्योंकि बीएल कश्यप इज आउटसोर्सिंग ऑल द ऑर्डर्स ऑफ ब्रुकफील्ड, और जितना उनका बाय ऑर्डर्स, जितना उनका एग्जीक्यूशन है वो सब बीएल कश्यप कर रहा है। अब इस समय ऐसा कोई 3000 शेयर तो दिख रहा नहीं, लेकिन मैं अभी भी सोचता हूं आइडिया कैन बी अ बिग आउट परफॉर्मर। मैं इसलिए 3 कारण कह रहा हूं। एक, उसका आरपूस आर बैक टू 142, 33% of its debt is now converted by is held by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज इक्विटी। उसने कोई भी बैंक के लोन में कभी डिफॉल्ट नहीं किया। चौथा, एजीआर की रिकैलकुलेशन से लगभग 22,000 करोड़ का एस्टिमेटेड गेन हो सकता है। फिफ्थली, मार्केट शेयर उनका लूज होना बंद हो गया कंज्यूमर। और फिफ्थली, the promoters are willing to put money into the infuse capital, which will give a renewed sense of participation and confidence. तो 13 रुपए में, 12-13 रुपए में अगर आपको मिले, वोडाफोन कैन बी अ डबलर। एज अ डिस्क्लोजर, ये हमारे अच्छे क्लाइंटों के पास भी है, मेरे पोर्टफोलियो में भी है, सो आई हैव अ वेस्टेड इंटरेस्ट। अब आप कहें तो मैं आपको और बताऊं कि क्रूड के फॉल और आईओसी और देवयानी का भी एक और जिक्र करूं। कल शेयर के भाव नीचे आया, वो इस कारण से है क्योंकि उन्होंने जो न्यू स्टोर्स खोलना शुरू किए, न्यू आउटलेट्स, दैट हैज बीन द हाईएस्ट इन दिस क्वार्टर। तो जो उस पे कॉस्ट आती है वो एज अ कॉस्ट एक बारी के लिए आपको बेयर करनी पड़ती है। बट आगे जाते हुए आई वुड एक्सपेक्ट एबिटा मार्जिन्स, नेट प्रॉफिट लेवल्स टू राइज वेरी मच इन सिंक। अभी भी उसका रीच इज ग्रोइंग रैपिडली। और अब अगर आप देखेंगे तो कहीं भी आप जाएंगे, देवयानी इज अ वेरी मच एंटिटी विद कोस्टा कॉफी एंड द अदर ब्रांड्स only gaining market share. ठीक है, तो कई सारे शेयर भसीन जी के लिस्ट में ऐसे थे जिनसे बहुत उम्मीदें नहीं थी, लेकिन मैक्सिमम प्रॉफिट आपको वो शेयर करा रहे हैं इस वक्त। लेकिन भसीन जी, कल आपने मैक्सवेल की पारी देखी क्या? मतलब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है, कभी ऐसी देखी नहीं। आपका तो लंबा अनुभव है क्रिकेट का, आपने मैच तो डेफिनेटली देखा होगा, मान के चल रहा हूं मैं। बिल्कुल ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। मैंने ऐसी बैटिंग देखी नहीं। एट विल उसने चौके और छक्के मारे इन अ स्टैंडिंग पोजीशन। अभिषेक, ही वाज हिंडर्ड बिकॉज ऑफ अ हैमस्ट्रिंग, वो भाग भी नहीं सकता था। लेकिन आई मीन इट वाज ब्रूटल। इट इज लाइक आप किसी को नेट प्रैक्टिस करा रहे हैं। और मुझे दुख भी हुआ क्योंकि मेरे लिए अफगानिस्तान हैज बीन द स्टार रेवलेशन ऑफ दिस टूर्नामेंट। इतने, जिसे कहते हैं ना, इतने दृढ़ निश्चय के साथ वो टीम उतरी है, इतने साल की मेहनत और क्या परफॉर्मेंस किया है। तो क्यूडोस टू ग्लेन मैक्सवेल जिसने एकदम टर्न अराउंड कर दिया, और ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। बट आल्सो आई वुड गिव लॉट ऑफ क्रेडिट टू द अफगानिस्तान टीम टू रीचिंग वेयर दे आर। निश्चित तौर पर करिश्माई पारी कह सकते हैं मैक्सवेल की, और किसी को यकीन नहीं था कि 90 के आसपास 7 विकेट, उसके बाद डबल सेंचुरी मारना, टीम को जिताना, ये तो खैर मैक्सवेल कर सकते हैं, पहले भी उन्होंने करके दिखाया। लेकिन ये पारी बिल्कुल खास, बिल्कुल अलग। भसीन साहब, बहुत शुक्रिया आज आपका समय देने के लिए, और तमाम बेहतरीन शेयर हमारे दर्शकों को बताने के लिए, ट्रेड के लिहाज से भी, और किसी को अगर थोड़ा सा लंबी अवधि के लिए रखना है उसके लिए भी। बहुत शुक्रिया आपका सर आज। तो फिर से लौटेंगे जरा शेयरों की तरफ, खबरों की तरफ, नतीजों की तरफ, और कुछ और आपके लिए आज हम शेयर तलाशने की कोशिश करेंगे। एक और अगर हम शेयर की बात करें तो कहीं ना कहीं हीरो मोटो भी आज फोकस में रहेगा, क्योंकि इन्होंने यूरोप में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च किया है, और यूरोप में, यूके में, उसके साथ साथ कुछ और देशों में एक्सपेंड करने की योजना है। कल हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी मिलान मोटर से, और वहाँ से जो तस्वीरें हैं, वहाँ पर रॉयल एनफील्ड ने भी अपनी इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्च की है। हीरो मोटो, हालांकि ये शेयर भी ठीक ठाक चलते हुए 3000 रुपए के ऊपर जाकर अब टिकने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अक्षय, हीरो मोटो किस तरह की अब इसमें चाल देख रहे हैं?
जी, हीरो मोटो में सबसे पहले जो डेरिवेटिव की पोजीशनिंग देखेंगे तो 3200 के कॉल में काफी स्ट्रॉन्ग राइटिंग की पोजीशंस है। तो एक रेजिस्टेंस एरिया है 3200 3220, जिसे पार करने के बाद ही आपको स्ट्रॉन्ग मोमेंटम पिकअप मिलेगा। हालांकि अगर आप प्राइस स्ट्रक्चर को देखें तो एक रेंज के दायरे में सीमित है हीरो मोटो को। ब्रॉडर रेंज है 30 to 20 ऑन दी अपर साइड और 2900 का एक बेस फॉर्मेशन दिख रहा है। तो एक रेंज बाउंड स्ट्रक्चर है। मैं कहूंगा कि आपको मोमेंटम के साथ इसमें पार्टिसिपेट करना है तो एक बार 3220 का लेवल पार करने दीजिए, तभी आप इसमें पार्टिसिपेट करें। हालांकि स्ट्रॉन्गर चार्ट स्ट्रक्चर है। अगर आप थोड़ा आपका नजरिया 1 से 1.5 महीने के लिए, तो जरूर आप करंट रेट पे बाय कीजिए विद एन एक्सपेक्टेशन ऑफ ब्रेकआउट। तो बाय हीरो मोटो को आपको मोमेंटम मिलेगा 3220 के ऊपर। सपोर्ट जोन बन रहा है 3050 से 3100 का। टारगेट एरिया बनेगा मीडियम टर्म में 3400 तक। मध्य में 3400 रुपए के लक्ष्य, लेकिन आज इंट्रोग्लोब एविएशन भी फोकस में रहेगा। और एक थोड़ी सी नेगेटिव खबर है और दूसरी पॉजिटिव चीज़ है। नेगेटिव ये है कि इन्होंने कहा है कि इनके 30 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट ग्राउंडेड रहेंगे फोर्थ क्वार्टर में, यानी कि जनवरी से लेके मार्च के बीच में, जो आने वाला भी तिमाही हमारे सामने खड़ी है। और वो है प्रैट एंड विटनी इंजन में, जिसमें कि हम काफ़ी लंबे समय से कुछ दिक्कतें देख रहे हैं, उसके चलते ये दिक्कत आएगी। दूसरी तरफ क्रूड, जो कि इनके टोटल कॉस्ट का तकरीबन 50 से 60% खर्च होता है कच्चे तेल पर, वहाँ से राहत की खबर है। विनोद जी, किस तरह से देख रहे हैं? एक तरफ से इंडिगो की तरफ से ये कंफर्मेशन जो सफाई आई है, और दूसरी तरफ क्रूड का सपोर्ट, क्या भारी पड़ेगा आज? जी, डेफिनेटली इंडिगो का अगर मैं बात करूं तो आई मीन इसका जिस हिसाब से अगर कुछ दिन पहले नंबर्स भी आए थे, नंबर्स आई थिंक मोर और लेस स्ट्रीट के एस्टीमेट से आए थे, लेकिन जो जो कंपनी कंटिन्यू टू गेन मार्केट शेयर ओवर अदर्स, तो वो पॉजिटिव चीज है। बट मुझे जो सबसे जो थोड़ा सा जो सेटबैक लगा, वो जो इनके यील्ड थी ओवरऑल, वो लगभग वो ना कम होती दिखाई दे रही है। और मुझे लगता है अगर वो होगा तो स्टॉक विल कंटिन्यू टू अंडर परफॉर्म, जो भी ₹5.5 पर किलोमीटर आ चुका है। गोइंग फॉरवर्ड, अब ऑफ कोर्स एज यू राइटली सेड कि अगर अगर ये जो क्रूड पे जिस हिसाब से हमने गिरावट देखे हैं, उसका डेफिनेटली इनका इस पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आना चाहिए। वो शायद सेंटिमेंटली पॉजिटिव हो, बट एट द सेम टाइम जिस हिसाब से इसके इंजन में जो पीएनडब्ल्यू ने जो इंजन कुछ में जो प्लेन्स में जो भी रोक लगा रहे हैं, उसका भी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट एज ऑफ नाउ कि कितना अर्निंग्स में ये क्रूड के ये इम्पैक्ट लगा करके, या जो प्लेन्स हो भी जो ग्राउंड हो गए उसका में अर्निंग, तो मुझे लगता है मोटा-मोटी देखे तो वो शायद डाउनवर्ड प्रेशर ही क्रिएट करेगा। ओवरऑल मेरे हिसाब से वैल्यूएशन भी उतना अट्रैक्टिव अभी ये भाव पे मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है कि वेट एंड वॉच अभी ये स्टॉक पे करना चाहिए। बढ़िया है इंट्रोग्लोब एविएशन को लेकर ये व्यू। लेकिन अब एक खबर आई है श्रीराम फाइनेंस को लेकर, और वो खबर ये है कि ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की शुरुआत कर रहे हैं, ARC। और कंपनी उसमें जो इनिशियल जो फंड डालेगी वो 300 करोड़ रुपए के आसपास का है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बट शुरुआत कर रही है। और वेल्थ मैनेजमेंट कारोबार को भी कंपनी बढ़ाएगी। श्रीराम फाइनेंस 2000 रुपये के आसपास के प्राइसेस। संतोष जी, कैसा लग रहा है आपको शेयर का स्ट्रक्चर? ये सभी से एक टेक्निकल स्ट्रक्चर्स का बहुत ही अच्छा लग रहा है। स्टॉक में एक ब्रेकआउट आया था 1970 के लेवल का, उसने इसको रिटेस्ट किया और फिर से तेजी दिखा रहा। और मैं एक बात कहूंगा कि वेल्थ मैनेजमेंट स्पेस पे नजर रखना चाहिए। जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कंपनीज है, ब्रोकिंग इंडस्ट्री, सभी स्टॉक्स में मुझे लगता है आने वाले 6 से साल भर में एक बड़ी तेजी आ सकती। कहीं ना कहीं एक साइकिल चेंज हो रहा है इस इंडस्ट्री में, तो मार्केट का आउटलुक भी अच्छा है। और कहीं ना कहीं धीरे धीरे जो ये रिकॉर्ड डिमेट अकाउंट्स खुले, वो धीरे धीरे वेल्थ मैनेजमेंट की तरफ शिफ्ट होंगे। तो और दूसरी कंपनियां सारी एक्सपेंशन कर रही है, तो इन स्टॉक्स पर जरूर नजर रखना चाहिए। बट एज ए ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव मुझे लगता है स्टॉक अभी 2100 के लेवल दिखा सकता है, यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। 1925 का स्टॉप लॉस रखिए। शेयर भी है जिस पे आज एक ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स आई है, वो है अनुपम रसायन। काफ़ी दिनों से ये शेयर नोटिस हो रहा था प्राइस से। आज जेफरीज कह रहे हैं कि हम अंडर परफॉर्मेंस की रेटिंग को तो मेंटेन रखते हैं, बट प्राइस को कट कर देते हैं। ये इन्होंने कट किया है 860 से 825, करीब 35 रुपये इन्होंने घटा दिया है। एक बार आपकी रिकमेंडेशन चाहिए, जिस भाव पे अभी ट्रेड कर रहा है वहाँ से भी और काटा है। पहले 860 भी रेट के नीचे था, अब और काट के 825 कर दिया है।
एक बार अक्षय जरा आपकी रिकमेंडेशन, शेयर ख़राब है क्या ये, जो जेफरीज कह रहे हैं कि 825 तक हमें लगता आ जाएगा? रसायन जो चार्ट स्ट्रक्चर है वीक है, पर अगर आप गए कुछ ट्रेडिंग सेशंस का एक्टिविटी देखे तो एक रिवर्सल की कोशिश है। स्पेशली कल के ट्रेडिंग सेशन में वॉल्यूम एक्टिविटी भी काफी स्ट्रांग रहा है 922 924 के एरिया में। तो मैं नहीं मान रहा हूं कि काफी डाउनसाइड हो सकता है इसमें। इनफैक्ट ये एक पॉसिबल रिवर्सल का कैंडिडेट हो सकता है। जिस स्तर पे अभी ये ट्रेड हो रहा है यहाँ एक बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट बेस है। अगर मैं थोड़ा ब्रॉडर लॉन्गर टर्म चार्ट्स देखूं तो सपोर्ट बेस है करीबन आपका 900 के आसपास, 890 से 900। यहाँ से एक रिवर्सल के बहुत स्ट्रॉन्ग संकेत मिल रहे हैं मुझे। और ऊपर अगर ये चल पड़ा तो 975 तक आपको जल्द ही आपको ये स्टॉक देखने को मिल सकता है। तो आप पॉजिटिव मेंटेन करें। अगर स्टॉक है तो होल्ड कीजिए, बाय करना है तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं बाइंग में भी। 825 से 830 का सपोर्ट और टारगेट 970, ये मैं लेके चलूंगा अनुपम रसायन में। शेयर मेरे पास है, मैं ज़रा स्पीड से पता कर लेता हूँ। संतोष सर ज़रा आप ही बताइएगा, मैं 3-4 शेयर आपसे बैक टू बैक पूछूंगा, हाँ ना, हम उस पर स्टैंपिंग करते जाएंगे। पहला शेयर होगा सर टाइड वाटर ऑयल के नाम से कंपनी, एक सरकारी कंपनी है टाइड वाटर, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे साइडवेज कंसोलिडेशन है। एक बार इसकी ज़रा बताइए इसमें क्या करें, आज बाय करें, सेल करें या कुछ ना करें? तीनों चीज़ों के स्टैंप है हमारे पास। स्ट्रक्चर अच्छा है, जो एग्रेसिव ट्रेडर से करना चाहे तो बाइंग साइड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 1170 का, ऊपर में 1240 निकालता है तो 1300 रुपए तक जा सकता है। IRFC इसको जरा और चेक करो सर, IRFC, उसके बाद में आऊँगा आपके पास। रिलेशन में ही है, मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा अवॉइड करें। ऊपर अगर स्टॉक 76 का लेवल निकालता है तभी फिर से बाइंग के मौके ढूंढना चाहिए। फॉर टाइमिंग अभी अवॉइड करें। टाइड वाटर पे बाय, IRFC पे अवॉइड, दोनों शेयर्स हमने आपके सामने पता कर लिए। नवरत्न शेयर आपकी स्क्रीन पर आने को तैयार हैं और शरद इस बीच मेरे साथ जुड़ रहे हैं। शरद ज़रा बताइए नवरत्न शेयर आप। जी बिल्कुल, सबसे पहला जो स्टॉक रहने वाला है वो रहेगा हीरो मोटोकॉर्प। और याद रखिए अब कंपनी जो है फोरे करने वाले इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में यूरोपियन मार्केट्स में, लेके ऑलरेडी इनके जो है 2 व्हीलर जो EV प्रोडक्ट्स है हम ऑलरेडी देख रहे हैं बाज़ार में। लेकिन ये जो एक्सपेंशन है ये इंटरनेशनल है, यूरोप में होगा, UK में होगा और जो नए डेवलप्ड मार्केट्स है वहाँ पे जाने रहेंगे। तो इस पे जो है इंपॉर्टेंट फोकस रहेगा बाज़ार का। दूसरा स्टॉक फोकस में रहेगा अपोलो टायर्स। नतीजे बहुत स्ट्रॉन्ग थे, मार्जिन्स में भी इंप्रूवमेंट आई है। आप ईयर ऑन ईयर बेसिस ले लीजिए या सिक्वेंशियली ले लीजिए। और याद रखिए जो क्रूड की जो गिरावट आती है तो क्रूड डेरिवेटिव से टायर्स बनते हैं, लगभग 30 से लेकर 40% तक रॉ मटेरियल कॉस्ट होती है इनकी। तो इसके कारण जो है मार्जिन्स की बेनिफिट आई है। और इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि अभी आज जो है कल के ट्रेड में आप देखे थे 4% ब्रेंट क्रूड की भी गिरावट आई थी। तो उसके कारण भी जो है आज होल ग्रुप ऑफ टायर स्टॉक्स में जो है तेज़ी देखने मिल सकती है। तीसरा स्टॉक रहेगा बलरामपुर चीनी मिल्स। यहाँ पे भी बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स देखने मिले हैं और अगर रेवेन्यू की बात करें तो लगभग 40% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ा है। इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि जो रियलाइजेशंस है उनके शुगर की, तो उसमें भी एक अच्छी इंप्रूवमेंट देखने मिली और वो नंबर्स में दिखी है। चौथा स्टॉक रहने वाला है हिंडाल्को, फोकस में रहेगा क्योंकि जो उनकी आर्म है US की नोवेलिस, उनके नतीजे आए थे दूसरे तिमाही के, बहुत स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स देखने मिला था। और एक एबिडा गाइडेंस होता है वो रफली $500 प्रति टन का था और उसका जो गाइडेंस टच करने का बात था वो एक क्वार्टर के पहले ही गाइडेंस टच हो गया है। हालांकि अगर तीसरे तिमाही की बात करें तो थोड़ी सी गाइडेंस में गिरावट देखने मिल सकती है क्योंकि मेंटेनेंस और सीजनैलिटी का भी इम्पैक्ट देखने मिलेगा, लेकिन ओवरऑल पॉजिटिव इम्पैक्ट हिंडाल्को में देखने मिल सकता है। पांचवा स्टॉक रहने वाला है इंटरग्लोब एविएशन। और ऑफकोर्स इनके जब बात करें तो यहाँ पे कंफर्मेशन आई है कि 30 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट जो है वो ग्राउंडेड रहने वाले हैं एयरपोर्ट्स में। अब इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि जो प्रैट एंड विटनीज जो उनकी इंजन्स होती है प्लेन की, उसमें एक इशू देखने मिल रहा है। तो एक नेगेटिव डेवलपमेंट स्टॉक में देखने मिल रहा है। 6 स्टॉक जो फोकस में रहेगा वो है प्रेस्टीज एस्टेट प्रोजेक्ट्स। इसके बारे में बात करें तो दूसरी तिमाही के नतीजे बहुत स्ट्रॉन्ग आए थे और हमने देखा रियल्टी कंपनीज में जो है रिकॉर्ड ऑपरेशनल नंबर्स देखने मिले हैं और जो रेवेन्यू आई है वो और 57% का ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने मिला है। और जो FY24 का गाइडेंस भी कंपनी ने रखा है, उन्होंने कहा है कि 20,000 करोड़ से ज़्यादा का जो है कंबाइंड रेवेन्यू देखने मिल सकता है। 7वां स्टॉक रहेगा स्मॉल कैप स्पेस से कंपनी है BL कश्यप एंड सन्स। इसका मार्केट कैप तो लगभग 1500 करोड़ का है, लेकिन एक टाइप से एक ठेकेदारी स्टॉक है
जो बेसिकली जो रियल एस्टेट की जो एंसिलरी सर्विसेज होती है वो करती है। और यहाँ पे देखा जाए तो उनको 2 नए ऑर्डर्स आए हैं और उसका वैल्यू लगभग 271 करोड़ रुपीस का आता है। तो अगर ऑर्डर टू मार्केट कैप बेसिस पे देखें तो ये लगभग बड़ा ऑर्डर कहा जाएगा। ऑफ कोर्स 8वां स्टॉक जो फोकस में रहेगा वो रहेगा लुपिन। अब यहाँ पे जो है यूएस एफडीए द्वारा एक इम्पॉर्टेंट अप्रूवल आई है और ये अप्रूवल आया है डायबिटीज़ की ड्रग को लेके। तो ये अप्रूवल से जो है एक पॉजिटिव इम्पैक्ट सेंटिमेंटली स्टॉक में देखने मिल सकता है। आखिरी स्टॉक जो रहेगा दिन के ट्रेड में वो है बिग बोल्ड ब्रोकरेज। इसमें अगर बात करें तो अल्केम लैब्स फोकस में रहेगा। नोमुरा की रिपोर्ट आई है और यहाँ पे जो है उन्होंने अपग्रेड कर दिया है, अब बाई पे आ गए हैं, पहले न्यूट्रल था। अगर टारगेट प्राइस की चेंजेस के बारे में बात करें तो पहले 3,632 रुपीज़ का था, अब वो बढ़ के हो गया 4,963 रुपीज़ पर शेयर। Q2 नंबर्स में तो स्ट्रेंथ देखने मिला ही था और कंपनी ने थोड़ी सी एबिडा मार्जिन गाइडेंस को भी बढ़ा दिया गया है। अब जो है कर दिया गया है वित्त साल 2024 के लिए 16.5% का, और जो पहले था वो 16% का था। और आगे जाते हुए जो है बाज़ार बहुत बुलिश नज़रिया दे रहे हैं, जहाँ पे वो एक्विजिशंस पे वो काम कर सकते हैं जो वैल्यू एक्रेटिव कंपनी के लिए रहेंगे। तो ये 9 स्टॉक्स हैं जो दिन के ट्रेड में आपको फोकस में रखना चाहिए। ये 9 स्टॉक्स जिस पे आप ध्यान रखें, इसमें एल्केम वाली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। थोड़ी देर पहले हम इसके बारे में पता भी कर रहे थे, हमने बाकायदा संतोष से पूछा भी था कि डिविस को शॉर्ट और एल्केम को लॉन्ग करें, तो उसको पक्ष में नहीं थे कि डिविस को शॉर्ट किया जाए, लेकिन एल्केम को लेकर वो थोड़ा बुलिश दिख रहे हैं। ठीक है, तो रिपोर्ट भी ये कह रही है, आप इस पर नोटिस रखिएगा। टेक्निकली ना 2 राउंडिंग बॉटम्स बने हुए हैं और इसका ब्रेकआउट ड्यू है, इसलिए रिपोर्ट भी टाइमली आती है। अब देखेंगे प्राइस के साथ ही सब कुछ जुड़ा हुआ है, खबर भी, रिपोर्ट भी, भाव भी, भावनाएं भी, सब कुछ। खैर एनी हाउ 1-2 स्टॉक्स जरा और पता कर लेते हैं। मेरे लिस्ट में कुछ ब्रेकआउट शेयर्स है, मैं ज़रा स्पीड से पता करूंगा ताकि वो सारे शेयर्स पे हम डिस्कशन अच्छे से कर पाएँ। एक डोडला डेयरी करके है, वीकली ब्रेकआउट है इसका, जरा संतोष सर आप चेक करेंगे। डोडला डेयरी, DODLA। भी आपने बहुत ही अच्छा स्टॉक आइडेंटिफाई किया है। इसका चार्ट स्ट्रक्चर देख के लगता है कि स्टॉक में यहाँ बड़ी तेजी बन सकती है। इजीली आने वाले दिनों में इसमें 15-20% की तेजी बन सकती है। एक बेस बनाया है इसने 100 डे मूविंग एवरेज पे, तो कोई खरीदता है तो 700 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए। ऊपर में पोजिशनल बेसिस पे 900 रुपए का टारगेट रहेगा। ओके, डूडला डेयरी पर ये रिकमेंडेशन। अब पैनल पर हमारे साथ श्रीकांत चौहान भी जुड़ गए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। श्रीकांत गुड मॉर्निंग, आपका इंतजार कर रहे थे हम, बताएं आज के आपके ट्रेडिंग आइडियाज क्या हैं? गुड मॉर्निंग प्रियंका, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मॉर्निंग। देखिए वैसे आज का अगर मूड माहौल अगर देखें तो काफी अच्छा बना हुआ है, क्योंकि ग्लोबल मैक्रोज में हमने जो एक तब्दील देखी है, जैसे कि क्रूड ऑयल, ब्रेंट क्रूड $81 पर बैरल के करीब आया है, जो कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड था। और अगर हम बॉन्ड यील्ड की बात करें तो वापस से वो 4.55 के करीब आ चुका है, इवन दो डविश कमेंट थी फ्रॉम फेड। तो ब्रॉडर फॉर्मेशन मुझे यही लग रहा है कि इस मार्केट में और भी शॉर्ट कवरिंग हो सकती है फ्रॉम एफआईआईज। और मार्केट का जो मोमेंटम है, जैसे कि कल के दिन में हमने बैंक निफ्टी में तेजी देखी थी, मुझे लगता है कि मोमेंटम और भी पिकअप हो सकता है। तो करंट लेवल से मुझे लगता है कि 19,300 के स्टॉप लॉस के साथ मार्केट में कुछ लॉन्ग पोजीशंस बिल्कुल बनाई जा सकती है। स्टॉक स्पेसिफिक अगर बात करें तो सबसे पहले मुझे अच्छा लग रहा है वो है आईसीआईसीआई बैंक, जो तकरीबन 950 के करीब कल क्लोज हुआ है। हमें लगता है कि ये स्टॉक 960 से लेकर 965 के लेवल्स दिखा सकता है। करंट लेवल से इसे लॉन्ग करें, स्टॉप लॉस यहाँ पे रखे 940 रुपए का। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि इंडस टावर यहाँ पे भी कल एक रिवर्सल फॉर्मेशन बना है। हमें लगता है कि ये भी स्टॉक यहाँ से कम 200 रुपए के लेवल्स दिखा सकता है। अगर मैं करंट लेवल से लॉन्ग करता हूं तो मुझे स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा एट 183। तो इंडस टावर और आईसीआईसीआई बैंक, ये 2 स्टॉक करंट लेवल से लॉन्ग करके चल सकते हैं। ऑलराइट, तो ये 2 रिकमेंडेशन श्रीकांत की, ये भी हमने इंक्लूड कर ली शो पे। कुछ और ट्रेड्स पॉसिबल डिस्कस करते हैं, क्योंकि रियल एस्टेट स्पेस में ऑलरेडी एक 15 साल की ऊंचाई पे पूरा स्पेस है। कल प्रेस्टीज के नंबर्स भी आए, क्या यहाँ पर एक फेवरेबल पॉइंट कहाँ ढूंढना चाहिए श्रीकांत? अगर रियल एस्टेट जिस तरह की तेजी दिखा रहा है, कोई वैल्यू जोन में आपको दिख रहा है जहाँ एंट्री पॉइंट थोड़ा फेवरेबल हो इस स्पेस में? बिल्कुल, मुझे लगता है कि अभी जो इनमें मोमेंटम बना है और जो कंसिस्टेंट अपवर्ड एक्टिविटी हमें देखने मिल रही है, एक बात काफी क्लियर है कि अभी इसमें से रिटेलर्स दूर हो गए हैं। कई सारी जो पोजीशन है, जो लॉन्ग की पोजीशंस थी, वो खत्म हो चुकी है। और डोमेस्टिक इंटरेस्ट, या तो मैं कहूंगा कि रिटेल लेवल, आई एम टू से इंस्टीट्यूशन लेवल पे इंटरेस्ट काफी बढ़ चुका है। तो यस, अगर कोई भी करेक्शन आता है, कोई भी मामूली करेक्शन आता है, तो इसमें लॉन्ग की पोजीशंस बनाई जा सकती है।
प्रेस्टीज स्टेट जैसे कि 850 के करीब शायद खुल रहा है ये स्टॉक, लेकिन अगर कोई भी करेक्शन अगर इसमें आता है तो मुझे लगता है कि 770 780 के रेंज में बिल्कुल इसमें लॉन्ग पोजीशंस बनाई जा सकती है। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि डीएलएफ और ब्रिगेड पे भी हमें फोकस करना जरूरी है। डीएलएफ और ब्रिगेड भी आपको पसंद आता है, प्रेस्टीज लेवल्स पे भी आप खरीदारी कर सकते हैं। बड़ी चाल आ चुकी है लेकिन अब भी और चाल बाकी है। और ये आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि रिटेल की पार्टिसिपेशन इतनी नहीं है। आप एफआईज की अगर फिगर्स को देखें, डेटा पॉइंट को देखें, पूरा रियल एस्टेट स्पेस में वो पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में बढ़ा हुआ दिखाई दिया है। ठीक है, ये तो बात हुई रियल एस्टेट स्पेस की, लेकिन अब बात करते हैं सोने चांदी की, कमोडिटी मार्केट्स की। हमारे साथ विश्व मोहन भी जुड़ गए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। विश्व, गुड मॉर्निंग, आज क्या क्या अपडेट्स लेकर आए आप? गुड मॉर्निंग प्रियंका। आज गोल्ड सिल्वर में कल की जो काफ़ी गिरावट देखने को मिली थी, करीब करीब 400 रुपये तक सोना कल गिर गया था, लेकिन आज हल्की रिकवरी आ रही है। चांदी तो कल 1500 रुपये तक टूट गई थी, लेकिन आज देखिए 60 रुपये के आसपास चांदी मजबूती दिखा रही है। कच्चा तेल कल 4% से ज़्यादा की गिरावट दिखी। यहाँ पर भी आज यहाँ पर भी दबाव फिर से दिख रहा है। आज भी करीब 1% नीचे है, तो 2 दिनों में करीब 5% की गिरावट आ चुकी है। सितंबर के हाई से देखें तो करीब 12% तक की गिरावट कच्चे तेल में आ चुकी है। नेचुरल गैस आज हल्की तेजी दिख रही है, करीब करीब 1% ऊपर है। बेस मेटल्स में सारे काउंटर्स दायरे में हैं। कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम और लेड बिल्कुल सपाट है, हल्की नरमी यहाँ पर दिख रही है। 186 रुपये 90 पैसे के आसपास है। लेकिन दिन के दौरान आपके लिए 3 ट्रेड है मोतीलाल ओसवाल की तरफ से। उनको लग रहा है जो ये हल्की तेजी दिख रही है वो टिकेगी नहीं, नीचे की तरफ भाव आ सकता है। गोल्ड बेचना है आपको और नीचे की तरफ 60,150 रुपए तक गोल्ड आ सकता है। चांदी में लग रहा है गिरावट आज भी कंटिन्यू रहेगी, मामूली तेजी है, ये इस तेजी पे भरोसा नहीं करना है, ऐसा मोतीलाल ओसवाल मानते हैं। इनको लग रहा है कि ये नीचे की तरफ 70,150 रुपए 70,200 तक नीचे की तरफ आ सकती है। कच्चा तेल करंट लेवल पे मत बेचे, यहाँ से हल्की रिकवरी है, पुल बैक पर बेचे। वापस से कच्चा तेल 6,450 तक दिखेगा, लेकिन जो बिकवाली करनी है पुल बैक पर ही करनी है। फिर 10 बजे हम आपके लिए एग्री कॉल लेकर आएंगे प्रियंका। क्या बात है, मस्त, कांग्रेचुलेट यू विश्वा। कल सुबह ही आपने क्रूड को भी बिकवाया था, सेल कॉल थी आपकी, चांदी पे सेल कॉल्स थी, जो जिन इन्वेस्टर्स ने ये देखकर, जिन ट्रेडर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया होगा, ऑफ कोर्स उनको पैसा बना होगा। 10 बजे आपसे इंतजार रहेगा दूसरी कमोडिटी अपडेट्स का भी। शुक्रिया। ओवर टू यू अभिषेक। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्रूड से अपडेट और आपके लिए मौके कहाँ पर बन रहे हैं। लेकिन कुछ और स्टॉक्स पर जरा फोकस करते हैं। और हमने देखा है कि ल्यूपिन को लेकर अच्छी खबर आई है। उनकी 2 दवाइयों को लेकर मंजूरी मिली है यूएसएफडीए से। 1250 रुपये के आसपास के प्राइसेस हैं। और विनोद, किस तरह से आप देख रहे हैं इस डेवलपमेंट को? क्योंकि कहीं ना कहीं भाव के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो सन फार्मा के, ल्यूपिन के भाव तो आपको आसपास दिखेंगे, लेकिन अभी भी जो वैल्यूएशन वाला गैप है वो कहीं ना कहीं है। सन फार्मा अभी भी काफी सस्ता है ल्यूपिन से। क्या ये चीज नोटिस करने वाली है? जी हाँ, अभिषेक जी, अभी ये जो डेवलपमेंट हुआ है, 2 नए जो अभी अप्रूवल आए हैं, ये बहुत अभी बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है, क्योंकि ये जो है वो सब्सटेंशियल रेवेन्यू ऐड करेगा यूएस मार्केट के नजरिए से। तो मुझे लगता है लुपिन उसकी वजह से फोकस में रहेगा। एंड और जो लुपिन स्टॉक ओवर लास्ट में 2 से 2.5 महीने देखे तो स्टॉक हैज इन आउट परफॉर्म सब्सटेंशियली कम टू अदर पीएस को भी देखे, पीएस के मामले में सन फार्मा को भी अच्छा खासा आउट परफॉर्म किया है लुपिन ने ओवर द पीरियड। बट ये जहां तक वैल्यूएशंस का है और द काइंड ऑफ, जो अगर मैं फंडामेंटल्स की बात करूं तो जो रिटर्न्स रेशियो में लुपिन का देखूं वो अभी भी हमें उतना नहीं जमता है। रिटर्न्स रेशियो सिंगल डिजिट टू लो डबल डिजिट के बीच में अभी भी आ रहा है। FY25 FY26 की बात करूं, वेयरएज सन फार्मा ये सब का रिटर्न रेशियो देखूं तो काफी बेहतर है। और सन फार्मा के केस में जो उनका ये जो स्पेशलिटी फार्मा का है वो देखे तो उनका जो कंसिस्टेंट ट्रैक्शन जो होता जा रहा है, तो ओवर द पीरियड मुझे लगता है सन फार्मा में, अगर मैं 5 साल के हिसाब से तो सन फार्मा का स्टोरी मुझे लुपिन का स्टोरी से थोड़ा बेटर लगता है। यस, जो वैल्यूएशन गैप है मुझे लगता है वो सन फार्मा के फेवर में भी जानी चाहिए। में डेरिवेटिव पोजीशंस भी कल काफ़ी अच्छी बनी है, हालांकि हम डिस्कस नहीं कर पाए, लेकिन ये बात अच्छे से विनोद मोदी ने हिंट किया। और आज आप देख भी पा रहे हैं करीब 4 रुपये और ऊपर खुल रहा है सन फार्मा। इस पर ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये बात बिल्कुल ठीक है कि सन फार्मा में आपको ज़्यादा अच्छा ट्रेड मिलेगा पेयर के हिसाब से। खैर, बाज़ार खुलने को है, 55 सेकंड बाद बाज़ार की ओपनिंग हो जाएगी। आज इकलौता HDFC बैंक आपको लाल निशान में दिखेगा। ज़्यादातर शेयर, करीब मैं बोलूँगा 50 में से 48 शेयर ऐसे हैं जो कि हरे निशान में खुल रहे हैं। नोवेलिस के नंबर्स के बाद हिंडाल्को में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव है, आज 1.5% ऊपर है। हमने संतोष सर से पता भी किया था, बाकायदा उन्होंने बाय की कॉल दी है, तो हिंडाल्को पे आप ध्यान रखें। दूसरा हीरो मोटोकॉर्प, जिन्होंने बाइक लॉन्च की है,
एशियन पेंट जो क्रूड का बेनिफिट है, BPCL जो क्रूड का बेनिफिट है, और आज कॉल भी है। इसके अलावा UPL, मारुति जैसे शेयर्स भी आपको आधा % ऊपर दिखेंगे। अगर आप यहाँ पे स्क्रीन को देख रहे होंगे, जितने शेयर्स के मैंने नाम लिए, इसमें रिलायंस, इन्फोसिस, TCS, इस तरह के शेयर्स थोड़े एब्सेंट है। इसलिए क्योंकि एक और पॉइंट, निफ्टी का जब आप ओपनिंग का जो पहला पॉइंट देखेंगे ना, तो आप खोल भी रहे हैं एक रेजिस्टेंस एरिया पे, और बैंक निफ्टी भी एक रेजिस्टेंस एरिया पे खुलेगा। एक्चुअली में 43,800 एक रेजिस्टेंस एरिया बैंक निफ्टी का बेल बची है और मार्केट ओपनिंग हुई है। एडवांसेस 1200 है, इट्स अ गुड साइन। 19,450 पे आप ओपन हुए, ये रेजिस्टेंस एरिया है। बैंक निफ्टी 43,800 रेजिस्टेंस एरिया है। ये थोड़ा पार कर जाए ना, उसके बाद आप कवरिंग देखेंगे। जब तक ये पार नहीं करता, हो सकता है आपको थोड़ा ये फॉल्स फीलिंग करवाए, ये अभी अभी चलेगा, अभी अभी टूटेगा, ये वैसी वाली फीलिंग कराएगा। तो थोड़ा उससे आप बच जाना। आज इसमें ज़्यादा फंसना नहीं, ट्रैप नहीं होना आप, और आप अच्छे से लेवल्स को क्रॉस हो जाने दो। 50 पॉइंट ही तो है, ऊपर नीचे होने में कितना फ़र्क पड़ जाएगा। 1300-1400 शेयर इस समय एडवांस डिक्लाइन के अंदर आपको दिख रहे होंगे। और अब आप अपनी स्क्रीन पर भी ये चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, जो मैं अभी आपके सामने बात रख रहा था, सिर्फ 15-20 पॉइंट ही रह गए हैं ऊपर। BPCL टॉप गेनर हो गया, अब ये करीब 1.25% ऊपर है। अदानी पोर्ट पे अभी थोड़ी देर पहले खबर आई थी, मैं उसको आपको रिकॉग्नाइज नहीं करवा पाया, बट वो टिकर पे हमने अवेलेबल करवा दिए थे आपके लिए। कुछ फंड इन्वेस्टमेंट्स हो रहा है उसके अंदर, तो अदानी पोर्ट आज ऊपर है। इसके अलावा कोल इंडिया आज फिर से चल रहा है, एशियन पेंट्स को बेनिफिशियरी है। और इसके अलावा आप देखेंगे तो एक हीरो मोटोकॉर्प भी आज ऊपर है। हालांकि इन सभी शेयर्स में जो परसेंटेज है ना, वो बहुत एग्रेसिव नहीं है। टाटा मोटर, ग्रासिम, GSW स्टील, SBI, ये सब शेयर्स भी हैं, बट ये आधा % ऊपर है। तो थोड़ा सा समय और लगेगा। इनमें से 1-2 शेयर ऐसे हो जो 1-1.5% ऊपर करे उसकी वेटेज की हेल्प से, फिर दूसरा थोड़ा पार्टिसिपेशन अच्छे आ जाए, तो फिर काम आपका बनता जाएगा। ऑप्शंस वालों के लिए भरपूर आपको मौके मिलेंगे। अभी हुआ क्या ना, सुबह जब ओपनिंग का पहला टिक आया था, तब सिर्फ 1-2 शेयर ही लाल निशान में थे। अभी देखो, जैसे HDFC को पछाड़कर ICICI बैंक ज़्यादा टूट गया, ये आधा% नीचे आ गया। इसके अलावा अगर आप देखोगे, हिंडाल्को में जो शुरुआती बढ़त आई थी वो गुम हो गई %0.5 की। बजाज ऑटो नीचे आ गया है ना, इन्फोसिस नीचे है करीब 1/4%। तो ये सारे शेयर्स क्या है ना, अपने आप को चर्न कर रहे हैं। आप किसी भी शेयर्स को जो मैंने आपके सामने नाम बोले ना, आप ट्रस्ट वर्दी होकर पोजीशन नहीं ले पाओगे। ये मैं लिख के दे सकता हूँ, आप स्क्रीन देख के भी नहीं ले पाओगे। जिनको स्क्रीन देख के सौदा पंच करने की आदत है, उनसे पंच ही नहीं होगा सौदा। खैर, अब आपको मैं जरा और पॉइंट्स बताता हूँ। जरा निफ्टी को वापस से चेक करो, सिर्फ देखो 13 पॉइंट रह गए। बैंक निफ्टी को भी दिखाओ आप। अब इसने क्या किया, 19,450 को पार नहीं किया, रेजिस्टेंस वाला एरिया था। सेम विद द बैंक निफ्टी, उसने 43,800 को पार नहीं किया, रेड निशान में आया। ये कोई डीप करेक्शन देने के लिए नहीं जा रहे हैं, बट फिर भी आप थोड़ा सचेत रहें, सावधान रहें, कहीं बाजार भागा नहीं जा रहा। वॉल्यूम कम है, लो वॉल्यूम के साथ ही नीचे आएंगे, लो वॉल्यूम के साथ ही ऊपर जाएंगे, इसलिए बहुत ही जल्दी ऊपर नीचे होगा। ज़्यादा घबराने और डरने की चिंता नहीं है, लॉन्ग वालों को भी और शॉर्ट वालों को, दोनों को ही। हीट मैप एक बार स्क्रीन पे ले आते हैं, और उसके बाद फिर छोटे मझोले शेयर्स और एक्सपर्ट्स की ओपनिंग सौदे वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। हीट मैप में आप देख पा रहे हैं, आज मोर देन 40-50% स्क्रीन अभी भी आपको हरे निशान में दिख रही होगी। उसमें लीड कर रहा है BPCL, बाद में डॉक्टर रेड्डीज, कुछ सिप्ला जैसे डिफेंसिव शेयर्स भी आ गए हैं, डिविस लैब भी आ गया। अच्छा किया संतोष सर ने हमको इस पर शॉर्ट करने की रिकमेंडेशन नहीं दी, हमने बाकायदा पूछा भी था। इसके अलावा हिंडाल्को और बजाज ऑटो आपको वीक कैंडिडेट दिख रहे हैं। ICICI बैंक का आज कमज़ोर होना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में है, ये कमज़ोर होना नहीं चाहिए, स्ट्रेंथ वाला शेयर है, लेकिन आज थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, तो इसलिए मेरे को थोड़ा साइडवेज होना पड़ेगा अभी बैंक निफ्टी से स्पेशली। अब जरा छोटे मझोले शेयर्स के बारे में पता कर लेते हैं, और फिर आज के ओपनिंग ट्रेंड भी आपके सामने रखते हैं। ठीक है, तो बाजार में शुरुआत हम कह सकते हैं कि थोड़ी सी सधी हुई है, लेकिन अभी भी निफ्टी बैंक पर जो प्रेशर है उसके पीछे ICICI बैंक और HDFC बैंक का ही हाथ है। लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में रौनक लगातार बढ़ रही है। हम देख रहे हैं कि मिड कैप 100 इंडेक्स आ गया है 40,000 के ऊपर, 12,500 के ऊपर का स्मॉल कैप 250 इंडेक्स है, और %0.5 से ज़्यादा की बढ़त है। तो ब्रॉडर मार्केट में हम देख रहे हैं कि बाइंग लगातार बन रही है, और ये एक दौर की एक बढ़िया वाली प्रॉफिट बुकिंग के बाद फिर से तेजी के खिलाड़ी लौटे हैं। अगर हम शेयरों की बात करें तो क्रूड का इंपैक्ट पूरी तरह से आज दिख रहा है। आप HPCL देखिए 6.25% ऊपर दिखेगा। अपोलो टायर के नतीजे भी आए थे, और क्रूड का भी इंपैक्ट है, 3.25% ऊपर है। केमिकल और स्पेशलिटी केमिकल वाले शेयरों में भी आज हम तेजी देख रहे हैं। दीपक नाइट्राइट में 3% के आसपास की तेजी है।
मदरसन सुमी धीरे धीरे करके ऊपर आ रहा है, लेकिन वहां पर तेजी बरकरार है। कुछ और अगर शेयरों की बात करें जहां पर बड़ा मूव है तो बीएल कश्यप, ऑर्डर की खबर हमने आपको हाईलाइट करके बताई थी कि उनके मार्केट कैप के लिहाज से ऑर्डर बड़ा है और हम देख रहे हैं कि शेयर में 7% के आसपास का उछाल है। इसके अलावा पाइप वाले शेयरों में कुछ कुछ रह रहा है कि अच्छी बाइंग आ रही है। प्रिंस पाइप में 6%, 6.5% के आसपास की तेजी है। प्रेस्टीज एस्टेट्स के नंबर आए थे और प्रेस्टीज एस्टेट्स हम देख रहे हैं कि तकरीबन 5-5.5% की तेजी पर शुरुआत हुई है। तो कुछ शेयर्स हैं जहां पर अच्छे मूव्स हैं। अगर हम कुछ कमजोरी वाले अगर शेयरों की बात करें तो आईआरसीटीसी के नंबर कल आए थे और शेयर को आज हम थोड़ा सा कमजोर होते हुए देख रहे हैं। इंटरग्लोब एविएशन क्रूड पॉजिटिव है, लेकिन चूंकि उनके 30 से ज्यादा प्लेन ग्राउंडेड रहेंगे आने वाली तिमाही में, ये कंपनी ने अपडेट दिया। उसके चलते आज हम देख रहे हैं कि प्रेशर है 1.25% नीचे ये शेयर कारोबार कर रहा है। और एमसीएक्स लगातार तेजी के बाद आज शुरुआत थोड़ी सी सुस्ती के साथ आज हम होते हुए देख रहे हैं। तो ये मिड कैप स्मॉल कैप का ये तस्वीर। और प्रियंका के पास चलेंगे। प्रियंका आपको मेहमानों से जानेंगी ओपनिंग के शानदार ट्रेड्स। ठीक है, चलिए, जबरदस्त तेजी आपको क्रूड डेरिवेटिव में दिख रही है ऑयल मार्केटिंग काउंटर्स में। क्विकली ट्रेड्स ले लेते हैं। बताएं श्रीकांत, पहले आपका ओपनिंग ट्रेड क्या होगा आज का? बिल्कुल, तो देखा जाए तो मार्केट हायर लेवल्स पे कुछ अटकते हुए देखा है हमने, लेकिन साथ ही साथ 19,400 350 के करीब जो ऑप्शन की पोजीशन है वो बढ़ती जा रही है। तो मुझे लग रहा है कि कुछ एक लॉन्ग ट्रेड्स बिल्कुल लिए जा सकते हैं। करंट लेवल से मुझे लगता है जैसे कि क्रूड के दामों में एक अच्छा खासा करेक्शन आया, तो मुझे लगता है कि उन्हीं से रिलेटेड कुछ स्टॉक्स में फोकस किया जा सकता है। पीडीलाइट इंडस्ट्रीज को करंट लेवल से लॉन्ग करें। यहाँ पे हमें लगता है कि ये स्टॉक जो 2450 2425 के रेंज में ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे हमें लगता है कि अच्छी खासी तेजी बनते हुए ये स्टॉक 2550 तक जा सकता है। तो करंट लेवल से इसे लॉन्ग करें 2440 2450 में। स्टॉप लॉस रखे यहाँ पे 2400 रुपए के करीब का और टारगेट्स रखे यहाँ पे 2550 के। साथ ही साथ मुझे लगता है कि कुछ एक मिड कैप आईटी कंपनीज में फोकस करना चाहिए और यहाँ पे LTIM LT इन्फोटेक माइंडट्री, ये जो कंपनी है वो 5200 के करीब अभी ट्रेड कर रही है। इसे लॉन्ग करके चले। स्टॉप लॉस यहाँ पे रखे एट 5170, यानी तकरीबन 50 रुपए का स्टॉप लॉस रखे। टारगेट्स नजर आते हैं 5350 के, 5350 के। वे दो ट्रेड्स दिए हमें श्रीकांत ने। अक्षय, आपके क्या होंगे ट्रेड्स? जी, डे ट्रेडिंग के लिए देखिए तो आप अपोलो टायर्स में ध्यान दीजिए। अपोलो टायर्स ने एक बहुत पॉजिटिव ब्रेकआउट दिया है ओपनिंग के 5 मिनट में। वॉल्यूम स्ट्रांग है, ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप पॉजिटिव है डेरिवेटिव सेगमेंट में। 401 का भाव है। मेरा मानना है कि जल्दी आपको 415 418 तक भाव ऊपर के स्तर में मिल सकते हैं। तो डे लो करीबन 390 जो है वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। पॉजिटिव लेके चले, बाय कीजिए 400 पे। 415 418 ये आपके टारगेट बनेंगे अपोलो टायर में। के हाथ फिर एक आप और शेयर भी बता देंगे सर? अक्षय जी, जरा बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में देखो 2560 से सीधा जो ओपनिंग ही 2600 के ऊपर हुई है और अभी 2600 के ऊपर आके ट्रेड कर रहा है। 2.25% ये शेयर भी ऊपर है। ये भी अपोलो टायर जितना 4% ऊपर हो जाएगा आज में। जी बिल्कुल डिम्पी जी, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज का जो चार्ट पैटर्न देख रहा हूँ, एक पॉसिबल सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट की कोशिश कर रहा है, जो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। तो अभी मोमेंटम पकड़ना बाकी है। हालांकि आज स्ट्रांग मोमेंटम ओपनिंग ट्रेड्स में दिखा है, पर आपको इसमें बड़ा मोमेंटम दिखेगा जब भी 2630 पार कर जाएगा। तो एक्यूमुलेशन स्टेज में अभी भी मैं मान के चल रहा हूँ, आप इसे जरूर बाय करके चले। आज अगर ब्रेकआउट ना मिले तो जल्दी आपको शायद अगले हफ्ते ब्रेकआउट देखने को मिले। टारगेट बनेगा 2700 तक, तो 2700 के टारगेट से आप वर्क कीजिए। स्टॉप लॉस बनाइए आप 2500 का। तो पॉजिटिव व्यू मेंटेन करूंगा बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में। देखिए, मार्केट कैसे अपने लेवल्स को रिस्पेक्ट करता है उसका बेस्ट एग्जांपल आज बाजार ने पेश किया। कैसे लेवल्स को रिस्पेक्ट करता है उसका परसों बेस्ट एग्जांपल पेश किया था मार्केट ने। आज कुछ मार्केट के पास ऐसा एग्रेशन नहीं था भी तो बहुत ज़्यादा नहीं था, सिर्फ 40 पॉइंट का गैप दिख रहा था। मार्केट ने वो आया और उसके बाद उस गैप को बिल्कुल नल एंड वाइड कर दिया। उसने कहा कि देखिए कि हम पूरी रेंज में ही हैं और इस रेंज के अंदर ही हम रहेंगे। अब आप देखो रेजिस्टेंस की कैसे रिस्पेक्ट हुई। आज का जो मैं निफ्टी का आपको मैं हाई बताऊं ना, वो आज का हाई है 455 19,455, ये रेजिस्टेंस एरिया है। बैंक निफ्टी का मैं आपको हाई बताता हूँ, आप देखेंगे आपको बिल्कुल लगेगा। आज का हाई है 43,797 800 का रेजिस्टेंस एरिया है। तो जो सुबह हमने आपको नोटिस करवाया था सारे पॉइंट्स, तो हो क्या रहा है, बाज़ार अपने रेंज में मर्यादा में है और ये अच्छा साइन है, ये बहुत अच्छा साइन है।
कि मर्यादा भंग नहीं हो रही है और आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कई बार बाइंग ऑन डिप्स करने की या सेल ऑन राइज करने की। ठीक है, अलग अलग स्टॉक्स जरा और समझने की या पकड़ने की कोशिश करते हैं शुरुआत में कहाँ कहाँ पे पोजीशंस ठीक बन रही हैं। BPCL तो मेरे को लगता है 2 दिन में 3 दिन में काफ़ी चल चुका है। एक काम करते हैं, एशियन पेंट्स देखते हैं, 1 से 1.25% ऊपर है। श्रीकांत, जरा एशियन पेंट्स आप बताएंगे, इस सीरीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहा हूँ, 30 तारीख तक रखूँगा सर, 30 नवंबर तक एशियन पेंट्स। बिल्कुल, इनफैक्ट यहाँ पे भी मुझे लगता है कि जो क्रूड के दामों में गिरावट आई है उसका बेनिफिट इसे मिल सकता है। साथ ही साथ अगर आप देखें तो इसमें बड़ी गिरावट हुई थी, 3550 से स्टॉक लगातार गिरते हुए 2950 तक गिरा है। तो यहाँ पे अगर पुल बैक बनता है तो ये कम से कम अपने इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल को जाके हिट कर सकता है, जो तकरीबन 3200 के करीब का है, और वहां पे ही इसे 50 दिन के एवरेज का और 100 दिन के एवरेज का रेजिस्टेंस भी है। तो करंट लेवल से बिल्कुल इसमें लॉन्ग पोजीशंस बनाए जा सकते हैं विद अ पोजिशनल व्यू। यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा एट अराउंड 2970 के करीब का, यानी कि तकरीबन 100 रुपए के करीब का स्टॉप लॉस तो रखना पड़ेगा, तभी जाके यहाँ पे 200 से 250 रुपए की तेजी हमें मिल सकती है। तो करंट लेवल से बिल्कुल एशियन पेंट्स और पीडीलाइट दोनों में लॉन्ग पोजीशंस बनाए जा सकते हैं। एशियन पेंट्स और पिडिलाइट दोनों में लॉन्ग की पोजीशन बना सकते हैं। क्रूड में गिरावट का फायदा होता है और वो शेयर में आज में दिख भी रहा है। इसके अलावा VST टेलर्स, जरा आप इसको देखिए श्रीकांत जी, आज भी अच्छी तेजी है, नतीजे इसके अच्छे आए थे और बिक्री में हमने 20% के आसपास का उछाल देखा था और लगातार 5 सत्र से ये शेयर चल रहा है। कल भी अच्छी मूव थी और आज वो कंटिन्यू हो रही है। VST टेलर्स आप कहां तक जाता हुआ देख रहे हैं इसको? बिल्कुल, तो अभिषेक, यहाँ पे अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक के टेक्निकल पैटर्न को देखें तो पिछले ऑलमोस्ट 1.5-2 महीने से ये स्टॉक 3450 और 3800 के रेंज में ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। अभी जैसे कि नंबर्स के बाद और स्पेसिफिक न्यूज़ फ्लो के बाद अगर ये स्टॉक वापस 3800 के करीब अगर आया है तो इन लेवल्स के करीब थोड़ा और रुकते हुए दिखेगा। लेकिन इवेंचुअली मुझे लगता है कि ये स्टॉक 4300 रुपए के करीब जा रहा है, क्योंकि एक बड़ी रैली हुई थी इसमें, 2100 के करीब था ये स्टॉक, 2021 से जो चला था वो स्ट्रेट डबल हो गया था, वहां से 4000 रुपए पे जाके रुका था। तो मुझे लगता है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, करेक्टिव पैटर्न भी कंप्लीट होने के वर्ज पे है। तो करंट लेवल से बिल्कुल अगर कोई लॉन्ग पोजीशन अगर है ऑलरेडी तो उसे बने रहे उसमें, और अगर कोई फ्रेश पोजीशन बनानी है तो मुझे लगता है कि 3800 के ऊपर लॉन्ग बनाए, टारगेट्स रखे 4300 के। 3800 रुपए के ऊपर लॉन्ग करना है, यानी कि खरीदना है इसको, और 4300 के टारगेट VST टेलर्स एंड ट्रैक्टर्स के लिए। प्रेस्टीज एस्टेट्स आज भी हम देख रहे हैं कि शेयर तेजी के साथ कारोबार कर रहा है और शुरुआत बहुत अच्छी हुई है, इसके नतीजे भी अच्छे आए थे। अगर हम जो पहली छमाही जो बीती है उसमें अगर हम सेल्स की बात करें तो उसमें करीब करीब 70% के आसपास का जंप है और हमने लगातार देखे कि नए लॉन्चेज, प्री सेल्स के अच्छे आंकड़े और नए नए इलाकों में कंपनी ज़मीन खरीद के अपने प्रोडक्ट्स लेकर आ रही है। एक निश्चित तौर पर एक बढ़िया रनअप हमने लगातार देखा है प्रेस्टीज एस्टेट्स में। अक्षय, प्रेस्टीज एस्टेट्स अब चूंकि 52 हफ्ते की ऊंचाई पर यह शेयर ट्रेड कर रहा है, यहां से आप कहां तक के दायरे खुलते हुए देख रहे हैं? जी, प्रेस्टीज एस्टेट्स ने बहुत तेजी से दौड़ लगाई है और अगर टेक्निकल पैरामीटर्स में देखूं तो ट्रेडिंग जो पैरामीटर्स देते हैं वहां पे काफी ओवर स्ट्रेच्ड या ओवरबॉट जोन में ट्रेड हो रहा है। हालांकि इसमें और थोड़ा सा अपसाइड में जगह बन रहा है, करीबन 870 तक आपको मिल सकता है, पर मैं फ्रेश खरीदारी करने की राय नहीं दूंगा। अगर आपके पास है शेयर्स तो 870 875 टारगेट बना के चले। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो थोड़ा डिप के लिए वेट करें, 800 से 810 अगर जब भी ये डिप मिल जाए तो सही रहेगा। तो पॉजिटिव व्यू मेंटेन करूंगा मैं प्रेस्टीज एस्टेट में। बस टाइमिंग अगर फ्रेश एंट्री के लिए वेट कीजिए, अगर ऑलरेडी है तो ऊपरी स्तर में 870 के आसपास आप अपना मुनाफा वसूली करें। बैंक निफ्टी ने अपने सारी गिरावट को जो शुरुआत में एक झटके वाली ली थी उसको पूरा कर दिया, बाकायदा ये भी हरे निशान में वापस लौट आया। मैंने 2 ऑप्शंस निकाली हैं क्योंकि आज 8 तारीख है, बुधवार, आज बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है। संतोष सर, मैं ज़रा अपने प्रोड्यूसर से भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो ज़रा सामने स्क्रीन पे दिखाएगा 43,800 की कॉल, 43,800, 43,800 की कॉल और 43,800 की पुट 8 तारीख वाली जो आज एक्सपायर हो रही है।
वो ज़रा सामने लेके आइए। संतोष सर, रेट मैं आपको बता देता हूँ। कॉल के रेट है 80 रुपये, पुट के रेट है 126 रुपये। अगर चल गए तो आप यकीन मानिएगा ये 80 रुपये वाली जो कॉल है ना सर, ये 150 रुपये की हो जाएगी, क्योंकि जितना पुट खोएंगे उतना सारा हमारा प्रीमियम हमको मिलेगा। एक्टिव है, एग्रेशन भी है और ब्रेकआउट भी है। ज़रा मेरे को बताइए क्या करें, दोनों को राइट कर दूं, पार ही नहीं होगा 43,800, या 43,800 पार होगा तो कॉल वालों को जमकर बेनिफिट आएगा, क्योंकि पुट वालों को लॉस पूरा भरना पड़ेगा तब। यस डिम्पी, नॉर्मली तो जिसकी एक्सपायरी होती है उस दिन मार्केट उस इंस्ट्रूमेंट को कंसोलिडेट करने की कोशिश करता है, बट मैं थोड़ा सा बुलिश साइड बेट करना चाहूंगा। लग रहा है कि आज थोड़ा सा एचडीएफसी बैंक में भी मोमेंटम है, तो अगर जैसे ही ये 43,800 के ऊपर निकला, बैंक निफ्टी में एक 44,000 44,200 तक की शॉर्ट कवरिंग आने की संभावना है। तो आप ये जो 80 रुपये की कॉल है खरीदारी कर सकते हो। यहाँ पे 40 रुपये का स्टॉप लॉस लगाइए, अगर मोमेंटम पकड़ता है तो शायद 200-250 रुपये तक भी जा सकती है। ठीक है, डन। एक शेयर मेरे को आपसे और पता करना है। मैं 2-3 दिन से आपको नोटिस भी करा रहा हूँ कि 300 के आसपास वो शेयर पहुँचेगा तो फिर कमाल करेगा, चमत्कार करेगा। इनफैक्ट 300-305 पे उस शेयर का नाम है चंबल फर्टिलाइज़र्स। आज उसके बेहद करीब पहुँच रहा है। एक बार ज़रा चेक करवा लेते हैं। श्रीकांत, आप चेक करेंगे चंबल फर्टिलाइज़र को, ये 294-95 आ गया। ये रेजिस्टेंस एरिया के अंदर एंटर तो कर चुका है। अब 305 तक हमको चेक करना है। प्रोबेबिलिटी कितनी हाई है कि सेकंड हाफ ऑफ द सीरीज ये बहुत ज़ोर से चलेगा शेयर सर? बिल्कुल। तो अगर इस पर्टिकुलर चंबल फर्टिलाइजर या अदर फर्टिलाइजर कंपनीज के अगर स्टॉक पैटर्न को देखें, तो हमें लगता है कि इनमें एक रैली बिल्कुल बन रही है, लेकिन ये काफी ग्रेजुअल सॉर्ट ऑफ रैली है। और अगर स्पेसिफिकली चंबल फर्टिलाइजर की अगर बात करें, तो करंट लेवल्स के करीब इसने अच्छा खासा वक्त निकाला है। तो जैसे आपने कहा, बिल्कुल 300 रुपए के करीब का बड़ा रेजिस्टेंस है। 300 रुपए जैसे ही ये पार करेगा, तो जो नेक्स्ट लेवल्स नजर आते हैं वो रहेंगे तकरीबन 315 से लेकर 320 के हो सकते हैं। और अगर ओवरऑल फॉर्मेशन भी देखें तो इसमें डबल बॉटम जैसा फॉर्मेशन बना है। अगर मंथली चार्ट देखते हैं तो उसमें राउंडिंग बॉटम जैसा फॉर्मेशन नजर आता है। तो बिल्कुल मुझे लगता है कि इसमें मोमेंटम काफी स्ट्रांग है। करंट लेवल से आज गैप अप ओपनिंग भी हुई है, तो करंट लेवल से ही इसे लॉन्ग करके चले। स्टॉप लॉस यहाँ पे रखे अराउंड 287 के करीब का, बिकॉज पिछले 2-3 दिनों से अगर आप देखें तो मूविंग एवरेज इसमें एक हमने कंसिस्टेंट अपवर्ड एक्टिविटी देखी है। तो 287 के करीब इसका 20 दिन का एवरेज भी है। तो 287 का स्टॉप लॉस रखे, करंट लेवल से लॉन्ग करें और टारगेट्स रखे 300 और 315 के। ठीक है, 300 और 315 रुपए के टारगेट्स चंबल फर्टिलाइजर के लिए। एक और शेयर है जहां पर आज शुरुआत बेहद शानदार हुई है और तेजी अब बढ़ भी रही है, स्किपर। हालांकि थोड़ी छोटी साइज की कंपनी है, पावर सेगमेंट से जुड़ी है, ट्रांसमिशन सेक्टर से जुड़ी है ये, और 210 रुपए के आसपास फिर से सपोर्ट लेकर फिर से ये शेयर चल रहा है। हालांकि साल भर में देखेंगे तो मल्टी बैगर साबित हुआ है। 65-70 रुपए के भाव थे और अब ये बढ़ के स्किपर का भाव 250 रुपए के आसपास हो गया है। स्किपर जरा अक्षय आप जरा चेक कीजिए, पावर में चूंकि हम चौतरफा तेजी देख रहे हैं और उसमें ये पार्टिसिपेट कर भी रहा है, लगातार बढ़िया ऑर्डर्स मिले हैं स्किपर को। किस तरह की चाल आप देख रहे हैं इसमें? जी, स्किपर अगर चार्ट पैटर्न देखूं तो एक रेंज में सीमित है। तो ये अभी 294 ना जो है 239 के आसपास है स्किपर का रेट, मेरे हिसाब से 240 का रेट है। तो अपर एंड ऑफ द बैंड करीबन 245 के आसपास है। तो अगर ये जैसे पार कर जाए तो आपको मोमेंटम पिकअप मिलेगा। फिलहाल कोई ट्रेड मुझे नहीं दिख रहा है इसमें, क्योंकि ये रेंज में ही सीमित है। तो वेट एंड वॉच पे मैं रखूंगा, कोई ट्रेड मुझे नहीं दिख रहा है स्किपर में, तो फिलहाल अवॉइड की राय दूंगा मैं स्किपर। ठीक है, स्किपर को लेकर ये व्यू, लेकिन हम देख रहे हैं कि निचले स्तर से बाजार में थोड़ी सी स्ट्रेंथ आ रही है। 19,400 के ऊपर जाकर अब 21-22 अंकों के आसपास की बढ़त है निफ्टी में। निफ्टी बैंक की बात करें तो सपाट ट्रेड है। हालांकि ओवरऑल अगर आप मोमेंटम देखेंगे बाजार का तो आपको पॉजिटिव दिखेगा, क्योंकि 500 शेयर लाल निशान में और इसके मुकाबले तकरीबन 1500 शेयर हर निशान में कारोबार कर रहे हैं। ये स्ट्रेंथ है। कल हमने आईसीसी बैंक में, एचडीएफसी बैंक में लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी देखी। आज हालांकि आईसीसी बैंक सबसे ज़्यादा कमज़ोर होने वाला शेयर है, हालांकि ये कमज़ोरी आधे % के आसपास की ही है। संतोष जी, आईसीसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, क्या इनमें कोई कॉन्ट्रा ट्रेड बनता है क्या?
यस, इंट्राडे कहना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन पोजिशनल बेसिस पे मुझे लगता है एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक पे बैट करना चाहिए। जिस दिन भी एफआईएस की बाइंग आएगी, मुझे लगता है बहुत ही जल्दी हमको एफआईएस की बाइंग देखने को मिलेगी, और जब भी आएंगे ये स्टॉक्स उनके प्रेफर्ड बेट्स होते हैं, और यही फिर बैंक निफ्टी में एक शॉर्ट कवरिंग का काम करेंगे। तो मेरे हिसाब से करंट लेवल पर धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना चाहिए, किसी भी दिन एक बड़ा मोमेंटम आ सकता है इन स्टॉक्स में। ठीक है, मोमेंटम की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन हमने देखा था कि परसों के सत्र में डायग्नोस्टिक वाले शेयर तेजी से चल रहे थे। आज हम देख रहे हैं कि डॉक्टर लाल पैथ लैब में शुरुआती तेजी है करीब करीब 2% के आसपास की, और 2700 रुपये को पार करके ये शेयर कारोबार कर रहा है। इनफैक्ट आज इसने अपने 52 हफ्ते के नए ऊपरी स्तर को भी छुआ है। डॉक्टर लाल पैथ लैब या फिर श्रीकांत जी, इस स्पेस में कोई और कंपनी, जैसे कि हालांकि विजय डायग्नोस्टिक के तो नंबर थोड़े से कमजोर आए थे, लेकिन डॉक्टर लाल पैथ लैब, मेट्रोपोलिस, कृष्णा डायग्नोस्टिक, कहीं आपको लगता है कि चांसेस बन सकते हैं तेजी के? तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल कुछ ना कुछ मोमेंटम बन रहा है, और कई दिनों के करेक्शन के बाद और बड़े अंतराल के बाद अब हमें लगता है कि इन सभी स्टॉक्स में एक कंसोलिडेशन सॉर्ट ऑफ फॉर्मेशन बिल्कुल बनते जा रहा है। कई सारे स्टॉक्स में हमने राउंडिंग बॉटम जैसा भी फॉर्मेशन देखा है। इनफैक्ट लालपैथ लैब अगर आप देखें तो वहां पे तो इनफैक्ट डबल बॉटम जैसा फॉर्मेशन बना है, और जैसे आपने कहा कि 50 रुपये हाई भी क्रॉस हुआ है। तो हमें लगता है कि अगर यहाँ से अगर एक लंबी अवधि का नजरिया है तो बिल्कुल इसे लॉन्ग करें, लेकिन विद अ वेरी शॉर्ट टर्म व्यू मुझे लगता है कि बिल्कुल अभी भी इन लेवल से इसमें पर्टिकुलरली ट्रेडिंग पोजीशंस बनाना काफी डिफिकल्ट है। ट्रेडिंग करके यानी कि शॉर्ट टर्म व्यू के साथ ट्रेडिंग करके पैसा कमाना मुश्किल लगता है, लेकिन अगर यहाँ से 6 महीने का अगर व्यू है तो बिल्कुल इसे लॉन्ग करें। हमें लगता है कि स्टॉक कम से कम 3000 के लेवल्स दिखा सकता है, बेस्ट के सिनेरियो में 3200 के लेवल्स दिखा सकता है लालपैथ लैब, और साथ ही साथ हमें लगता है कि मेट्रोपोलिस में भी 1700 से लेकर 1800 के लेवल्स देखे जा सकते हैं। चलिए, तो ये डायग्नोस्टिक पर ये व्यू रहा, लेकिन हम देख रहे हैं कि टायर शेयरों की रफ्तार बढ़ रही है। अपोलो टायर इस वक्त 5% ऊपर है। नंबर्स और क्रूड का फायदा इनको मिल रहा है, और नतीजों के दम पर भी कुछ कुछ शेयरों में तेजी हो रही है। एक और शेयर एंजल वन, जिसने कि बहुत कमाई कराई है, और अब ठीक ठाक इसके भाव भी हो गए हैं, मतलब अब 26-27 रुपए के आसपास का शेयर है, फिर भी इसमें मूव्स ठीक ठाक आ रहे हैं। 4% की तेजी अभी भी इसमें है। अक्षय, एंजल वन कैसा लग रहा है आपको शेयर, और क्या सलाह देंगे आप? अक्षय जी, आपको आवाज आ रही है? ठीक है, अक्षय से संपर्क हमारा फिर से टूट गया है। संतोष से ये सवाल लेते हैं। संतोष जी, एंजल वन बढ़िया तेजी इसमें दिखी है, और वेल प्लेस्ड भी है। अगर हम अपने सेगमेंट की बात करें इसकी, तो किस तरह की चाल आप शेयर में यहां से देख रहे हैं? ये सब इसे, हालांकि ये स्टॉक ऑलरेडी बहुत चल चुका है, लेकिन जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि मैं इस वेल्थ मैनेजमेंट और ब्रोकिंग स्पेस पे काफी बुलिश हूँ आने वाले 6 से 4 महीने के हिसाब से। तो कोई भी गिरावट या कमजोरी मिलती है तो खरीदारी के मौके ढूंढना चाहिए। अभी भी स्ट्रक्चर अच्छा है। आप करंट लेवल पर, जिसके पास ऑलरेडी है उनको तो बने रहना ही चाहिए। कोई और फ्रेश एंट्री भी लेना चाहता है करंट लेवल से, तो उसके लिए स्टॉप लॉस रहेगा 2300 रुपए का। ऊपर में 3000 के टारगेट आसानी से अचीव करते हुए नजर आएगा। 2260 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर मिला है जीनस पावर को स्मार्ट मीटर्स के लिए। इसकी एक सब्सिडरी एक्चुअली उसको मिला है ये, तो अफेक्ट तो जीनस पावर भी आएगा, सब्सिडरी तो लिस्टेड होती नहीं है। तो एक बार जरा जीनस पावर को लेके आइए स्क्रीन पर और जरा चेक करवाते हैं। संतोष सर, आप ही चेक कीजिए जीनस पावर। जीनस पावर की बात करें तो ये स्टॉक का स्ट्रक्चर अच्छा है। स्टॉक एक बड़ी तेजी के बाद कंसोलिडेशन मोड में गया है, लेकिन अब फिर से मोमेंटम पकड़ते हुए नजर आ रहा है। तो ये जो 240 के आसपास इसने बेस बनाया है वो एक अच्छे सपोर्ट का काम करेगा, और अगर यहाँ से वापस चलता है तो फ्रेश रैली देखने को मिल सकती है स्टॉक में 330 की ओर। जो निफ्टी का स्ट्रक्चर है ना वो स्लाइटली पॉजिटिव है, बट बैंक निफ्टी में इस समय कश्मकश चल रही है, कांटे की टक्कर है। मेरे पास एक शीट रहती है जिसमें प्लेसमेंट्स होती हैं ऑप्शंस के अंदर, कहाँ पे कैसे हो रही है। उसमें मैं आपको बताऊं 2,55,00,000 और 2,14,00,000 बुल्स और बियर आमने सामने खड़े हैं, जो सौदे पंचिंग लेके खड़े हैं। 2,55,00,000 और 2,14,00,000।
आमने सामने है, तो आप सोच सकते हैं बैंक निफ्टी में कितनी कांटे की टक्कर चल रही है, एक तरफा कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप निफ्टी के अंदर देखेंगे ना, वहाँ पे आपको तस्वीर थोड़ी सी अलग दिखेगी। वहाँ पे 1,17 करोड़ और 1,20 करोड़ है। यहाँ पर भी अब कांटे की टक्कर हो गई है, थोड़ी देर पहले तक ऐसा नहीं था। तो दोनों में भी टफ कॉल है लेना, इसलिए थोड़ा अवॉइड करना। अभी थोड़ा रुक जाना इंडाइसिस के अंदर। इंडाइसिस के अंदर एक तरफा हो जाने दो, या तो बीएस के हाथ में आन दो या तो बुल्स के हाथ में आन दो, फिर देखेंगे। और कृपा करके थोड़ा ऑप्शंस में भी आप एक्टिव मत होना, आज ज़्यादा स्पीड से एक्टिव मत होना। आगे बढ़ते हैं, एक दो शेयर और पता कर लेते हैं श्रीकांत से ही। श्रीकांत, एक शेयर मेरे लिस्ट में और भी आ रहा है जहाँ पर आज मैं थोड़ा एक व्यू पॉइंट लेना चाहूँगा, वो है ट्रेंट का। कल भी चल रहा था, आज भी थोड़ा ठीक लग रहा है मेरे को तो शुरुआत में। एक बार जरा चेक करेंगे। ट्रेंट टाटा की कंपनी है। डिम्पी जी, इनफैक्ट जैसे रैलीज में देखी है, ये काफी अनएक्सपेक्टेड था कि इतने जोर से इतने शॉर्ट टर्म में इतनी बड़ी रैली ये दिखाएगा। बट चूंकि इसका परफॉर्मेंस अगर हमने देखा होगा पिछले, यानी कि पूरे साल में जो इसने परफॉर्मेंस दिया है, 1200 से लेकर अभी 3000 के करीब अभी ये जा रहा है। हमें लगता है कि बिल्कुल अगर कोई करेक्शन इसमें आए तो बिल्कुल लॉन्ग पोजीशंस बनाए। करंट लेवल से लॉन्ग करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है कि मीडियम टर्म के व्यू से अगर देखें तो बेस्ड ऑन टेक्निकल फॉर्मेशन हमें लगता है कि स्टॉक 3000 के करीब जा रहा है। और कोई भी अगर करेक्शन आता है तो 2250 के करीब इसमें बढ़िया सपोर्ट है। तो बेस्ड ऑन एक्सटेंशन, बेस्ड ऑन रिट्रेसमेंट्स, तो कोई भी करेक्शन अगर आता है तो 2250 2300 के रेंज में भी एक बार एग्रेसिव लॉन्ग पोजीशंस बनाई जा सकती है। और टारगेट्स रखे यहाँ पे 2800 से लेकर 3000 के। अगर आज किसी को बैंक निफ्टी ट्रेड ना करना तो उसका एक विकल्प भी हम सामने रख सकते हैं। वो एक्सपर्ट ही हमको बताएंगे क्या वो बन जाएगा कि नहीं। संतोष जी, जरा आप चेक करना। मेरे को आज बैंक निफ्टी ट्रेड नहीं करना, तो लेकिन मैं बैंक निफ्टी का एक कंपोनेंट है उसको ट्रेड करना चाहता हूँ। उस शेयर का नाम है इंडसइंड बैंक। तो मैं अपने पैसे जो मैं बैंक निफ्टी में लगाना चाहता था वो शिफ्ट करके इंडसइंड में लगा दूँ, या फिर बैंक निफ्टी पे ही रखूँ। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ 12 शेयर। वहाँ पे 12 वर्सेस 1 हो जाएगा। आप देखो कैसे करना है, फिर बताओ। मुझे मेरा इंडसइंड बैंक की सीरीज के लिए वन ऑफ द टॉपिक है बैंकिंग के स्पेस से। रीजन मैं बता दूं कि टेक्निकल स्ट्रक्चर तो अच्छा है, हालांकि अभी 1500 के आसपास थोड़ा पॉज ले सकता है बिकॉज ऑफ द ओपन इंटरेस्ट एंड ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस। बट जैसे ही 1500 को लेवल निकालेगा, यहाँ पे 100-150 पॉइंट की तेजी आसानी से बन सकती है बिकॉज एमएससीआई की रिबैलेंसिंग होने वाली है उसमें 14 तारीख को। वहाँ पे काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि इंडसइंड बैंक का वेटेज काफी बढ़ सकता है, क्योंकि पिछले एक साल में जो एफआईएस की सबसे ज्यादा सेलिंग हुई है वो इंडसइंड बैंक में ही होती दिखी है। तो वहाँ पर अब स्कोप खुल गया एमएससीआई का वेटेज बढ़ने का, तो वो अनाउंसमेंट शायद मुझे लगता है इसके फेवर में आते दिखेगा। तो करंट लेवल पे खरीदारी कीजिए, पोजिशनल बेसिस पे 1460 का स्टॉप लॉस लगाइए। ऊपर में मेरे को लगता है 1550-1600 रुपए तक की अपसाइड इजीली देखने को मिल सकती है। श्रीकांत जी, एक आखिरी सवाल। मेरे को मालूम है आपको थोड़ा जाना है, लेकिन मैं एक सवाल आपसे पता करना चाहता हूँ। एक्चुअली वो हमने दिया था आज सुबह, उस शेयर का नाम था ब्रिटानिया। एक बार ज़रा स्क्रीन पे लेके आइए। और ब्रिटानिया के अंदर मेरे को थोड़ा पोजिशनल व्यू लग रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि शेयर 5000 भी हो जाएगा, थोड़ा इसको रखना पड़ेगा, बस वैसी कोई दिक्कत नहीं है। तो सर, ब्रिटानिया पे आपका टेक क्या है? ये साइडवेज कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है, 200 दिनों का एवरेज है, और एक लंबा कंसोलिडेशन देने के बाद चल रहा है सर अभी शेयर। बिल्कुल डिम्पी जी, मुझे लगता है कि ये स्टॉक बिल्कुल 5000 के करीब जा सकता है। उसका सबसे बड़ा रीजन मैं यही कहूंगा कि टेक्निकली अगर आप देखें तो डेली चार्ट्स पे इसमें पॉजिटिव डाइवर्जेंस आया है, साइडवेज कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट भी हुआ है। और साथ ही साथ अगर इसका जो एक कंप्लीट ओवरऑल रिट्रेसमेंट अगर हम देखें, जैसे कि स्टॉक 5200 के करीब था, वहां से लगातार गिरते हुए 4400 के करीब आया था। तो अगर हम एक कुछ एक्सट्रीम रिट्रेसमेंट लेवल्स की अगर बात करें तो बिल्कुल 5000 5050 के लेवल्स ये दिखा सकता है। और वैसे भी अगर देखा जाए तो क्रूड के दामों में भी अच्छी खासी गिरावट आई है। तो फेस्टिवल सीजन की शुरुआत हो रही है, इलेक्शन पास में आ रहे हैं, और कई बार हमने देखा है कि ऐसे पर्टिकुलर माहौल में ये जो एफएमसीजी स्टॉक्स होते हैं, स्पेशली जो कंजम्पशन रिलेटेड स्टॉक्स होते हैं, वहां पे अच्छी खासी तेजी हमें देखने मिल सकती है। तो करंट लेवल से बिल्कुल ब्रिटानिया लॉन्ग करें, थोड़ा सा पोजिशनल व्यू रखे तो 5000 के लेवल्स देखने मिलेंगे। अगर कोई शॉर्ट टर्म, वेरी शॉर्ट टर्म व्यू से लेना चाहता है तो अभी रेजिस्टेंस के करीब है स्टॉक। लेट द स्टॉक करेक्ट टू द लेवल्स ऑफ एटलीस्ट 4600, सो दैट आप 4500 के स्टॉप लॉस के साथ इसे लॉन्ग करके चल सकते हैं। श्रीकांत, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने टाइम निकाला, अच्छे से बात हुई, और अच्छे स्टॉक्स भी आपने हमको रिकमेंडेशन दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। मामूली से बड़ा था इंडाइसिस के अंदर। निफ्टी आपको बोर कर देगा, बैंक निफ्टी भी आपको बोर कर देगा, ये बात हमने सुबह भी आपके सामने रखी थी। अभी सिर्फ 60 पॉइंट का नुकसान बैंक निफ्टी पे देखने को मिल रहा है। देखिए हो क्या रहा है, मैं आपको बहुत क्लियर बताता हूँ।
फोर्स नहीं है और अभी चढ़ने के लिए थोड़ी रिक्वायरमेंट है, सामने रेजिस्टेंस खड़े हैं इसलिए। लेकिन ये गिरेगा भी नहीं, वो इसलिए नहीं गिरेगा क्योंकि जो बहुत मेहनत करके आया ना, इसको उतनी जल्दी सरेंडर नहीं करेगा अभी ये मार्केट ने बहुत मेहनत की है 19,400 को आने की। कल भी इसने 400 के ऊपर क्लोजिंग दी है, बैक टू बैक सेकंड डे, और आज थर्ड डे भी इसके ऊपर ही चल रहा है। ये रेजिस्टेंस के बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर है। इसके पास रिस्क रिवॉर्ड अगर आप देखेंगे ना तो गिरने का थोड़ा चांसेस कम है। हाँ, कोई छोटा सा डिप कभी गलती से आ जाए वो एक बात अलग है कि डिप आ गया तो वापस बॉट हो गया, वो हमने आपको बोला ही कि 19,200 तक जब भी कोई डिप मिले बॉट कर लो आप। खैर एनी हाउ, अब आगे बढ़ते हैं, कुछ एक और शेयर पता कर लेते हैं जहाँ पर आज थोड़ा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। वैसे मैं गेल पता करना चाहता था, लेकिन मैं गेल की जगह ना उससे पहले जरा ग्रैनुलस पता कर लेता हूँ, एक फार्मास्यूटिकल की कंपनी है। सर एक बार जरा संतोष जी चेक करना, ग्रैनुलस इंडिया, ये पिछली सीरीज़ में तो कमाल करके आया, इस सीरीज़ में थोड़ा ठंडा पड़ा हुआ है। यस डिम्पी, आज अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, बट फिर से वही रेजिस्टेंस एरिया है, इसको 365 से लेके 375 ये सप्लाई जोन है। तो मोमेंटम अच्छा है, लेकिन मैं रिस्क रिवॉर्ड को देखते हुए यहाँ पर ट्रेड कोई लेना नहीं चाहूंगा। ऊपर अगर कोई डिसाइसिवली ब्रेकआउट दिखेगा तभी ट्रेड लूंगा, तो अभी अवॉइड करिए इसको। डॉक्टर रेड्डी की कोई ऑप्शन ले लूँ क्या सर? कोई ऑप्शन आप सजेस्ट कर सकते हैं? डॉक्टर रेड्डी शेयर ठीक है, फार्मास्यूटिकल्स को इस समय थोड़ा डिफेंसिव और एग्रेसिव के तौर पर रखना भी चाहिए अपने पास। हाँ, अगर आपके पास 4 शेयर हैं तो 1 डिफेंस का डाल दो, 8 शेयर हैं तो 2 डिफेंस के डाल दो, 12 शेयर हैं तो 3 डिफेंस के डाल दो। डिफेंस कहने का मतलब फार्मास्यूटिकल जैसे शेयर्स हैं, तो 1 से 7% ऊपर है ये। डॉक्टर रेड्डीज की कोई ऑप्शन आप मेरे को दे सकते हो सर? डिम्पी, आपने डॉक्टर रेड्डी एक बहुत ही अच्छा स्टॉक आइडेंटिफाई किया है। मैं डेफिनेटली सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पे आप 5500 की कॉल ऑप्शन को बाई कर सकते हैं। अभी करेंटली 102 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही है, क्योंकि 5500 के कॉल राइटर थोड़ा सा बैकफुट पर नजर आ रहा है, और फार्मा स्टॉक्स में एक मोमेंटम भी देखने को मिल रहा है, और स्टॉक करेक्ट भी हो चुका है। तो यहाँ पर नजर रखिए, 102 चल रहा है, आप स्टॉप लॉस लगाइए 80 रुपीज का। 150 रुपीज का पहला टारगेट रहेगा, और वो क्रॉस करता है तो 182 रुपीज का सेकंड टारगेट रहेगा। रुपये का एक स्टॉप लॉस लगा के 5500 की डॉक्टर रेड्डीज़ की कॉल को बाय करो। 150 रुपये का टारगेट है, आप लिखना चाहो तो प्लेट बना के भी हमको दे सकते हो। ऊपर लिखेंगे हम 5500 की कॉल @102, नीचे स्टॉप लॉस डलेगा 80 रुपया, सामने टारगेट डलेगा 150 रुपया। आप डॉक्टर रेड्डीज़ की कॉल को नोटिस करवाइएगा। ये अच्छे ऑप्शंस हो सकते हैं। देखिए, मैं आपसे ना 2 चीज़ें करवाना चाहता हूँ। पहला, एक तो आपकी पोजीशंस को थोड़ा लाइट रखवाना चाहता हूँ। दूसरा, जो पक्के शेयर्स हैं ना उन्हीं को पकड़ के बैठने का समय है। पूरा बाजार खरीदा नहीं जाएगा और ना खरीदना चाहिए, तो इसलिए थोड़ा सा सेलेक्टिव हो जाइए। सेलेक्टिव शेयर्स में रखेंगे ना, फिर बाजार कहीं भी जाए ऊपर नीचे, आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एक शेयर मेरी लिस्ट में है, जैसे मैं गैस के स्टॉक्स पता कर रहा था, मैं गेल वर्सेस आईजीएल में हूँ। मेरे को लग रहा है आईजीएल वीक हो रहा है, गेल में धीरे धीरे स्ट्रेंथ आ रही है, बट आईजीएल उतना अच्छा स्ट्रांग नहीं है अभी। एक बार आईजीएल पे आपके रिकमेंडेशन चेक करने हैं। संतोष सर, आईजीएल ज़्यादा वीक होगा क्या? यस, आईजीएल की बात करें तो इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर अच्छा है। स्टॉक करेक्ट होने के बाद एक थोड़ा सा बाउंस बैक कर रहा है, बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ से शॉर्ट तो नहीं बनता, बाइंग भी मैं बहुत ज्यादा तेजी की उम्मीद तो नहीं कर रहा, लेकिन एक टेम्पररी बाउंस बैक की उम्मीद जरूर कर रहा हूँ यहाँ से करंट लेवल से। तो कोई पुल बैक के लिए प्ले करना चाहता है, एग्रेसिव ट्रेडर है, तो 385 का स्टॉप लॉस लगा के प्ले कर सकता है। ऊपर में 420 तक का एक पुल बैक देखने को मिल सकता है। ठीक है, हम तो स्टॉक्स पता करते रहेंगे और